हेलो मानवा बड़ी, स्वागत है आप सबका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी सेविंग माय स्वीट हार्ट मानवा की, और ये है इस मानवा का पार्ट 3। तो चलिए जानते हैं लेटिशिया और डिट्रियन की ज़िंदगी की आगे की कहानी। डिट्रियन तो सेंट की उस भयानक बेटी से मिलने आया था जिससे उसकी शादी होने वाली है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके सामने वो छोटी मेड, वही पुजारन क्यों है जिसने उसकी मदद की थी। वो कुछ पल अपने ख्यालों में खो जाता है, लेकिन जब लेटिशिया उसे बुलाती है वो वापस हकीकत में आ जाता है। डिट्रियन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी खूबसूरती में इस कदर खो गया कि एक पल के लिए कुछ कह नहीं पाया। वो लेटिशिया के हाथ को किस कर उसे ग्रीट करता है। वो सोचता है, एक ही बारी में मेरी सारी मनोकामना पूरी हो गई है। अब मैं फाइनली उसकी आंखों का रंग देख सकता हूँ, उसका नाम जान सकता हूँ और उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ। जोसेफिना कहती है, मेरी बेटी एक बहुत ही प्यारी बच्ची है। मुझे अच्छा लगा कि आप भी ऐसा ही सोचते हो। मुझे परेशानी थी कि कहीं अभी हाल ही में हुई हादसे की वजह से कहीं आप उसे नफरत ना कर बैठे। डिटरन सोचता है कि हाँ, वो तो यहाँ सेंट की बेटी से मिलने आया था, लेकिन जोसेफिना क्यों इस औरत को अपना बेटी कहकर इंट्रोड्यूस कर रही है। वो तो एक पुजारन है ना। सेंट की बेटी तो एक खून की प्यासी कातिल होनी चाहिए। डिटरन को अब तक भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। जोसेफिना कहती है, मुझे फिक्र हो रही थी कि सेंट्रल टेम्पल में जो हुआ आप उसे मिसअंडरस्टैंड कर बैठे होंगे, लेकिन अब जाकर मुझे सुकून महसूस हो रहा है। डिट्रियन सोचता है कि भले ही उसे पता है कि डिट्रियन ने सेंट्रल टेम्पल में हुआ सब देख लिया है, जोसेफिना फिर भी एक लविंग और केयरिंग माँ बनने का नाटक कर रही है। तभी जोसेफिना लेटिशिया को गले लगाती है और कहती है, लेटिशिया मेरी एक लौती और बेहद कीमती बेटी है। डिट्रियन याद करता है कि सेंट्रल टेम्पल में जोसेफिना कैसे उसे मारने वाली थी, और वो कह रही थी कि वो उसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने को मजबूर कर देगी। ये याद कर डिट्रियन सोचता है कि अभी जो उसने लेटिशिया के बारे में कहा वो किसी भी तरीके से सच नहीं है। जिस तरह जोसेफिना लेटिशिया को देखती है, उसे ही डिट्रियन को पता चलता है कि वो उसे बेहद प्यार नहीं बल्कि बेहद नफरत करती है। वो लोग चाय पीने को बैठते हैं। अब डिट्रियन को ये बात तो पक्का पता है कि जोसेफिना अपनी बेटी से नफरत करती है। उसकी आंखों ने उसे धोखा नहीं दिया है, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है। क्या ये इसलिए है कि लेटिशिया एक बहुत ही बदतर इंसान है जो कि लोगों को मार खुश होती है, जैसे कि अफवाहें कहती है? क्या ये इसलिए है कि उसका कैरेक्टर इतना बदतर है कि उसकी माँ भी उसको नफरत करती है? नहीं, ये बात डिट्रियन को हजम नहीं होता। उसे याद आता है कि 7 साल पहले जब जूलियस उसे मिला था, वो बस 12 साल की एक बच्ची थी जिसका पूरा शरीर घाव और चोट से भरा हुआ था। उसे अपनी माँ से इतना डर लगता था कि वो डॉक्टर को दिखाने जाने को भी मना करती थी। उस जैसा कोई एक खूनी कातिल हरगिज नहीं हो सकता। तभी डिट्रियन अचानक फ्रीज हो जाता है। उसे अब जाकर एहसास होता है कि उसने कभी भी ये पॉसिबिलिटी के बारे में भी नहीं सोचा था कि लेटिशिया ही वो छोटी मेड हो सकती है जिससे जूलियस मिला था। उसे शक भी है कि कहीं वो इन सब के बारे में गलत तो नहीं है। चाय पीते वक्त जोसेफिना काफ़ी प्यार से लेटिशिया से बात कर रही है। डिट्रियन सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटी मेड बस उसकी कल्पना का एक हिस्सा थी, और अभी जो औरत उसके सामने है वो सच में बस सेंट की बेटी है। क्या होगा अगर पिछले 2 दिनों में उसने उसके लिए जो भी महसूस करा वो बस उसकी खुद की डिल्यूजन्स की वजह से था? कहीं वो इन सब के बारे में गलत तो नहीं? तभी जोसेफिना लेटिशिया को कहती है, ये केक भी खाकर देखो, मैंने ये सारी चीज़ें खास तुम्हारे लिए बनवाया है। डिट्रियन सोचता है कि वो ऐसा नाटक कर रही है जैसे कि वो सच में अपनी बेटी की केयर करती हो। जोसेफिना कहती है, पिछले कुछ दिनों से शादी की तैयारियों की वजह से तुम अच्छे से खा नहीं रही हो, खाओ लेटिशिया। ऐसा कहते वक्त वो लेटिशिया के हाथ को पकड़ती है, लेकिन वो ज़रा-सा अपने नाखून लेटिशिया की त्वचा पर घुसेट रही है जिससे कि लेटिशिया के हाथ दर्द से कांपते हैं और उसका खून बहने लगता है। जोसेफिना उसके कान में आकर धीरे से कहती है, तेरी वजह से मेरे हाथ खराब हो गए हैं। क्या बस इतनी छोटी सी बात भी तेरे लिए दर्दनाक है? लेटिशिया डर के मारे कांपने लगती है। उसका डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो कहती है, नहीं माँ, मुझे इससे दर्द नहीं हो रहा। जोसेफिना बहुत डरावना चेहरा बनाते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो तू हंस क्यों नहीं रही? हंस, ऐसे हंस के जैसे तू बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसके कहने पर लेटिशिया मुस्कुराती है। जोसेफिना कहती है, ओह तुम सच में कितनी प्यारी बच्ची हो, तुम जैसी बेटी पाना तो मेरा सौभाग्य है। इन सब के बीच लेटिशिया सोच रही है कि डिट्रियन पहले से बदल गया है। जिस पल से वो इस कमरे में आया है तब से लेटिशिया को उसमें बदलाव महसूस हो रहा है।
बस कुछ ही पल पहले तो वो ऐसा दिखा रहा था कि जैसे उसे लेटिशिया की कोई परवाह नहीं। उसने हंसकर लेटिशिया से बात नहीं करा, ना ही उसे अच्छे से ग्रीट करा, और फिर उसके बाद ऐसा भी लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ की वजह से शॉक्ड है। वो सोचती है, क्या मेरी माँ ने उसके साथ कुछ और भी करा जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं? क्या इसीलिए वो ऐसा ठंडा बिहेव कर रहा है और दूर रहने की कोशिश कर रहा है? मेरे पास बस एक ही एडवांटेज है, और वो ये है कि मुझे पता है फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन अगर फ्यूचर ही बदल जाए तो जो भी मैं जानती हूँ वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो अपने ख्यालों से बाहर निकलती है जब डिटेन कहता है कि जिस तरीके से हर होलीनेस उसको ट्रीट कर रही है, वो कह सकता है कि वो उसका बहुत ख्याल रखती है। वो कहता है, अब जाकर मुझे समझ आया कि क्यों आप शादी को पोस्टपोन कर रही थी। अपनी इतनी प्यार करने वाली माँ को ऐसे पीछे छोड़ उनसे दूर जाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। भले ही शादी पोस्टपोन करने वाली असल में लेटिशिया नहीं बल्कि उसकी माँ थी, वो डिट्रेन से वैसा करने के लिए माफ़ी मांगती है। डिट्रेन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर उसकी जगह वो होता तो उसे भी वैसा ही महसूस होता। डिट्रेन कहता है, आपका बचपन काफ़ी खुशहाल रहा होगा। आखिरकार आपकी माँ हमेशा ही आपको इतना प्यार जो करती होंगी। मेरा बताऊँ तो मुझे अक्सर काफ़ी मार पड़ती थी। मेरे माँ बाबा काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। आपका एक्सपीरियंस तो मुझसे बिल्कुल ही अलग रहा होगा। लेटिशिया कहती है, हाँ, माँ और मैं हमेशा से ही बहुत करीब थे। डिटेन कहता है, आप कह रही है करीब? अच्छा। जोसेफिना उन दोनों को बात करता देख खुश नहीं है। वो उनकी बात को टोक कहती है, आपको यहाँ देख मुझे 7 साल पहले की याद आ रही है। राजकुमार जूलियस भी काफ़ी चार्मिंग थे। कितनी अफसोस की बात है कि वो उतनी जल्द ही मर गए। अगर उन्होंने गॉडेस के खिलाफ उतना बड़ा पाप नहीं करा होता तो वो एक काफ़ी बढ़िया राजा बनते, जैसा कि अभी आप हो। ये सुन लेटिशिया के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि अभी उसकी माँ ने क्या कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो डिड्रियन के ही सामने जूलियस की इंसल्ट कर रही है। सब जानते हैं कि जूलियस को उस तरह मारना काफ़ी अनजस्टिफाइड था। उनकी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार जूलियस को उनके ही मौत का जिम्मेदार ठहराने की। लेटिशिया बहुत गुस्सा है। वो बस ऐसे चुपचाप वहाँ बैठी रहना नहीं चाहती है, जबकि डिट्रियन को इतनी गंदी गंदी बातें सुनना पड़ रहा है। ये पूरे वक्त तक डिट्रियन लेटिशिया को ऑब्जर्व कर रहा है। वो कहता है, आप बिल्कुल सही कह रही है योर होलीनेस। मेरा भाई बहुत ही शातिर था, तो मुझे यकीन है कि वो एक काफ़ी अच्छा राजा बनता। लेकिन वो बस उतना ही था। आखिरकार उसने आपको धोखा देने की हिम्मत जो की। अगर वो और भी ज़्यादा वक्त तक जिंदा रहता भी तो भी एक ना एक पॉइंट पर वो आपको धोखा दे ही देता। उसकी ऐसी हरकत आपको भी परेशान करती और हमारे राज्य को भी रिस्क में डाल देती। भले ही बहुत बुरा हुआ कि मेरे भैया मारे गए, मुझे लगता है कि वो हमारे राज्य के लिए अच्छा ही हुआ। डिड्रियन को ऐसे बात कहता सुन लेटिशिया काफ़ी शॉक्ड होती है। वो सोचती है, क्या वो ऐसा कैसे कह सकता है? लेटिशिया के हर एक रिएक्शन को अच्छे से पढ़ रहा डिड्रियन सोचता है, मुझे पता था, मेरा गैस सही था। मैं शुरू से ही उसके बारे में सही था। डिट्रियन को अब फाइनली सेंट के हर काम का मतलब समझ आ चुका है। उसे वो वजह का पता चल गया है कि क्यों सेंट उस हद तक जा रही थी अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ बुरा सलूक करने। उसे लगा था कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि डिट्रियन इन सब के बाद भी उसकी बेटी को छू तक नहीं सकेगा। वो डिट्रियन का मजाक बना रही थी, लेकिन वो गलत था। ये बात पक्का करने को कि लेटिशिया की ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो, उसने उन सब को मैनिपुलेट करा ताकि वो सब लेटिशिया से नफरत करे। सेंट्रल टेंपल में उस दिन उसने अचानक लेटिशिया को इसलिए हील करा ताकि डिट्रियन उसका चेहरा ना देख पाए, क्योंकि अगर वो लेटिशिया को उस हाल में पहचान जाता तो सारा सच सामने आ जाता। ये सच के लेटिशिया को सेंट प्यार नहीं करती, और उसके बारे में जो भी अफवाहें हैं वो सब झूठी है। सेंट ने ये सब इसलिए करा क्योंकि वो अपनी खुद की बेटी से बेहद नफरत करती है, और वो चाहती है कि डिट्रियन भी उसे नफरत करे। जोसेफिना इस मीटिंग को यही ख़त्म करती है और कहती है कि वो शादी के दिन फिर मिलेंगे। डिट्रियन लेटिशिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, यहाँ से जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, आज आपसे मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। आपसे फिर से मिलने का इंतज़ार रहेगा। ऐसा कहते हुए वो लेटिशिया के हाथ को किस करता है। लेटिशिया कहती है कि उसे भी इंतज़ार रहेगा उनकी अगली मुलाकात की। डिट्रियन के जाते ही जोसेफिना वापस अपने असली रूप में आ जाती है। वो सोचती है कि उसने कुछ भी कहा हो, डिट्रियन काफ़ी काम रहा। लगता है उसे ड्रैगन की वापसी के बारे में कुछ नहीं पता है। जब जोसेफिना ने उसके मरे हुए भाई को भला बुरा कहा, उसने तो उल्टा ही जोसेफिना की बात में हाँ में हाँ मिलाया। सब कुछ अच्छा गया, लेकिन एक बात जोसेफिना को नहीं पसंद आई।
उसने उस कमीनी को कितने अच्छे से ट्रीट करा। वो ज़रूर सब बस एक नाटक था। उसे लगता है कि लेटिशिया मेरी प्यारी बेटी है, इसीलिए भले ही वो उसे नफ़रत करता है, उसके पास उसे अच्छे से पेश आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उसे डर होगा कि अगर वो वैसा नहीं करेगा तो मैं क्या कर बैठूँगी। मैंने उसे अच्छे से याद करा, लेकिन उसमें ड्रैगन का कोई निशान तक नहीं था। वो सांप अभी भी अनस्टेबल है। उसके बैकलैश से मेरा हाथ दुख रहा है और सुन्न हो रखा है। मुझे अभी भी नहीं पता कि आखिर क्या गलत हो गया। जोसेफिना वहाँ खड़ी लेटिशिया को गुस्से से देखती है और सोचती है, ये सब इस मनहूस की गलती है। वो चिल्लाते हुए नोएल को बुलाती है और किसी को जाकर नोएल को यहाँ लाने को कहती है। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुलता है और नोएल अंदर आकर जोसेफिना को ग्रीट करती है। जोसेफिना गुस्से से चिल्लाती है, नोएल, इस हरामजादी को सबक सिखाओ, इसने मुझे गुस्सा चढ़ाया है। वो लेटिशिया की ओर दिखाती है। गॉडेस के विंग्स और सेंट के बीच एक बहुत ही गहरा इमोशनल कनेक्शन होता है। सेंट का दर्द उसके विंग्स का दर्द होता है और उसकी खुशी उनकी खुशी होती है। अपने विंग बनने के बाद से नोएल ने ये बात अनगिनत बार सुना है, लेकिन उसे कभी जोसेफिना के साथ वैसा कनेक्शन महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि उसे तो उसके लिए बेहद नफरत और घिन महसूस होता है। लेकिन अब नोएल को पता है कि वो एहसास कैसा महसूस होता है। नोएल लेटिशिया के पास जाती है। उसे एहसास है कि उसकी मास्टर को चोट पहुंचाया गया है, उस गंदी जोसेफिना ने। नोएल काफ़ी गुस्सा है। वो सोचती है कि वो उस औरत को मार डालेगी, उसका नामो निशान मिटा देगी। मेरी मास्टर को चोट पहुंचाने का कीमत उसे चुकाना ही होगा। ऐसा सोच नोएल अपने गुस्से में अपना पावर का इस्तेमाल कर हवा में पानी की लहर बना लेती है। जोसेफिना को लगता है कि नोएल इससे लेटिशिया को मारने वाली है, तो वो खुशी से झूम उठती है कि नोएल अच्छा कर रही है। वो नोएल को अपनी पावर से लेटिशिया को कुचल देने को कहती है। नोएल पानी से एक तीर बनाती है और उसे हुक्म देती है, जाओ जाकर उसका सर काट दो। मैं उसका सर मेरी मास्टर को तोहफे के तौर में दूंगी। वहाँ मौजूद काम करने वाले डर से नीचे ज़मीन में बैठे हैं। तभी लेटिशिया धीरे से कहती है, नोएल प्लीज़, तुम्हें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी भी तरह का खतरा हो, तो तुम्हें खुद को रोकना ही होगा। नोएल सोचती है कि लेटिशिया क्यों उसको इस बात को जाने देने को कह रही है। उसे चोट लगी है तो फिर वो क्यों नोएल को ये करने नहीं दे रही। लेकिन नोएल लेटिशिया को सवाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो चाहे कोई भी हुक्म दे, नोएल को उसे मानना होगा। क्योंकि लेटिशिया चाहती है कि नोएल इसे रोके, तो उसे रुकना ही होगा। वो सारे पानी को वापस उनकी जगह रख देती है। फिर वो जोसेफिना की तरफ जाती है। उसके नीचे झुककर उसका हाथ किस करते हुए कहती है, मास्टर ऑफ माई सोल, जैसा कि आप चाहती है, जिसने आपके साथ बुरा करा है, मैं उनको जहन्नुम दिखाऊंगी। नोएल को ऐसा कहते सुन जोसेफिना काफ़ी सरप्राइज होती है। नोएल कहती है, मैं उसे ज़िंदा तो रखूंगी, लेकिन उसे इस कदर पनिश करूंगी कि वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांगेगी। मैं उसे उसका सब कुछ छीन लूंगी, ताकि उसे कभी भी खुशी महसूस तक ना हो। आपको उसने जितना दर्द और तकलीफ़ दिया है, मैं उसे वो 10 नहीं 100 गुना ज़्यादा लौटाऊंगी। जोसेफिना कहती है, नोएल, क्या तुम हमेशा से ही ऐसी बातें करती थी? नोएल जोसेफिना को देख कहती है, आखिरकार मैं अपनी मास्टर की विंग जो हूँ। जोसेफिना को नहीं पता कि नोएल जिसे ये सारी बातें कर रही है, वो नहीं बल्कि लेटिशिया है, और जिसको नोएल बर्बाद करना चाहती है, वो खुद है। ये ना पता होते जोसेफिना खुश होती है, क्योंकि नोएल हमेशा से उसे सर्व करने में कतराई आई है। लेकिन आज पहली बारी उसने जोसेफिना के आगे घुटने टेके हैं और अपनी वफादारी को दिखाया है। नोएल का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। वो जोसेफिना का हाथ अपने सर में देख कहती है, अभी भी मुझे उसके हाथ काट देने का मन हो रहा है, अगर आप इजाज़त दे तो। जोसेफिना हंसती है और कहती है, मुझे वैसा पसंद तो आता, लेकिन अभी उसके लिए सही वक्त नहीं है। आखिरकार शादी बस 2 दिन बाद है। नोएल कहती है कि वो लेटिशिया को वापस उसके कमरे में ले जाकर वही पनिश करेगी, क्योंकि वैसा सीन वो जोसेफिना को नहीं दिखाना चाहती। जोसेफिना कहती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि शादी बस 2 दिन बाद है, नोएल लेटिशिया पर ज़्यादा हार्श ना हो। वापस लेटिशिया के कमरे में जाने के बाद नोएल लेटिशिया के घाव को हील करती है। वो लेटिशिया से माफ़ी भी मांगती है, लेकिन लेटिशिया कहती है कि उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं करा है। नोएल की आंखें आंसू से भर आते हैं। वो कहती है कि उसकी ही गलती थी कि वो लेटिशिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वो जोसेफिना को मार डालना चाहती है।
अब जाकर फाइनली नोएल को पता लगा है कि आर्विन उससे किस हद तक प्यार करता है। एक विंग के लिए जो रिश्ता वो अपने मास्टर के साथ शेयर करते हैं, उस जैसा दूसरा और कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन फिर भी आर्विन नोएल के लिए अपने इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ जाता रहता है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। नोएल चाहती है कि आर्विन भी लेटिशिया को पहचाने। अगर उसने वैसा नहीं करा तो नोएल को उससे नफरत होने लगेगी। लेटिशिया नोएल से पूछती है कि क्या उसने आर्विन को लेटिशिया के बारे में बताया। नोएल की मदद पाकर लेटिशिया खुश है, लेकिन वो नहीं चाहती कि पिछले ज़िंदगी में जो भी हुआ वो फिर से दोहराया जाए। नोएल कहती है कि उसने ज़्यादा डिटेल में आर्विन को तक कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बहुत ही केयरफुल हो रही है, लेकिन उसने कहा कि एक दूसरी सेंट के होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। नोएल आर्विन से गुस्सा है। लेटिशिया उसे देख सोचती है कि नोएल कितनी क्यूट है। नोएल लेटिशिया के गोद में अपना सर रख कहती है, लेडी लेटिशिया, जब आप जेनोस जाएंगी तब क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जाएंगी? लेटिशिया ने इसके बारे में कभी सोचा तक नहीं था, तो वो थोड़ी सरप्राइज होती है। नोएल कहती है, यहाँ मेरे लिए हर एक दिन नरक जैसा होता है। बस आर्विन की वजह से मैं खुद को संभाल पाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कब तक ऐसा कर पाऊंगी। प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाइए। वो गुस्से से उठकर कहती है, अगर आपने मुझे यही छोड़ा तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगी। कहीं जैसा मैंने कुछ देर आगे करा वैसे ही मैं अपना आपा ना खो दूँ और पूरे महल में बाढ़ न ला दूँ। लेटिशिया उससे पूछती है कि लेकिन आर्विन का क्या? मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा साथ रहो, खुश रहो। मैं खुश हूँ कि अभी मुझे तुम्हारी मदद मिल रही है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें उस इंसान को खोना पड़े जिससे तुम प्यार करती हो। लेटिशिया सोचती है, मैं जिसको प्यार करती हूँ उसके साथ हमेशा होना मेरे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन इस ज़िंदगी में मैं चाहती हूँ कि कम से कम नोएल और आर्विन साथ रह सके। वो कहती है, अभी मेरे जेनोस जाने से पहले कुछ वक्त बाकी है, तो क्यों ना हम इसके बारे में और सोचें। हाँ, मैं चाहूँगी कि आर्विन भी मुझे पहचाने, लेकिन अगर वैसा नहीं भी हुआ, मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहती हूँ जिससे कि तुम दोनों साथ में रह सको। नोएल उसकी बात को हाँ कर देती है। वो चाहती है कि लेटिशिया को भी प्यार हो और वो उस आदमी के साथ खुश रह पाए, लेकिन ऐसा नामुमकिन है क्योंकि लेटिशिया को ज़बरदस्ती डिट्रियन से शादी करना पड़ रहा है। नोएल ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसको एक नया ख्याल आता है। वो कहती है, लेडी लेटिशिया, क्या मैं आपको डिवोर्स लेने को मदद करूँ? डिवोर्स का नाम सुन लेटिशिया कुछ समझ नहीं पाती और पूछती है कि नोएल ये क्या कह रही है। नोएल कहती है, ये शादी आपकी मर्ज़ी के खिलाफ हो रहा है ना? क्या कोई वजह है कि क्यों आप एक ऐसी शादी में रहे जो आपको कभी करनी ही नहीं थी? लेटिशिया कहती है, एक शादी जो कि मैं नहीं करना चाहती। उसे एहसास होता है कि अपने खुद की ख्यालों में वो इतना डूबी हुई थी कि उसके जहन में ये बात नहीं आया कि डिड्रियन को इस शादी में ज़बरदस्ती ढकेला गया है। वो नोएल से कहती है, शायद तुम सही कह रही हो। कुछ है जिसमें मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ नोएल। प्लीज़ हिज मैजेस्टी तक ये खबर पहुँचा दो कि मैं आज रात उनसे मिलना चाहती हूँ। वो सोचती है, शादी से पहले ही मुझे उनको बताना होगा कि मैं उनके साथ बस 6 महीने तक रहूँगी। उसके बाद मैं उनको जाने दूँगी। उधर जोसेफिना बॉडी मसाज करवा रही है जब आर्विन उसे मिलने जाता है और उसको ग्रीट करता है। जोसेफिना को देख आर्विन को पता चल रहा है कि उसकी कंडीशन अभी बेहतर हो रही है। आर्विन पूछता है कि वो क्या है जिसने जोसेफिना को इतने अच्छे मूड में लाया है। वो कहती है, नोएल ने मुझे उसकी सोल का मास्टर कहकर बुलाया। ये सुन आर्विन काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि नोएल सेंट से बेहद नफरत करती है। वो कभी ऐसी बात नहीं कर सकती। जोसेफिना उसे बताती है, और तो और उसने वैसा खुद करा। मेरे कहे बिना ही उसने मेरे सामने घुटने टेके। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं उससे इतनी स्वीट बातें सुन पाऊंगी। आर्विन कहता है, अब सारे 9 विंग्स ने आपको अपनी वफादारी का कसम खा लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन योर होलीनेस। जोसेफिना कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन तो तुम्हें नोएल को कहना चाहिए था। मैं उसे मारने का सोच रही थी, लेकिन अब वो ज़्यादा जी पाएगी। लेकिन फिर भी उसके बारे में अगर कुछ अजीब लगे तो फ़ौरन मुझे रिपोर्ट करना, ताकि मैं तुरंत उसे मार सकूँ। आर्विन ये सुन सोच में पड़ जाता है कि आखिर नोएल अपना लॉयल्टी सेंट को क्यों प्लेज करेगी। आखिर असल में हुआ क्या है। तभी उसे याद आता है कि नोएल ने कल रात उसे एक काफ़ी अजीब बात कही थी। नोएल ने आर्विन से पूछा होता है कि क्या उसे लगता है कि एक दूसरा सेंट भी हो सकता है। जब नोएल जोसेफिना को देखती है तो उसे कुछ महसूस नहीं होता। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लॉयल्टी किसी और के लिए है? आर्विन ने इसके जवाब में कहा था कि ये नामुमकिन है। गॉडेस एक जनरेशन में बस एक ही सेंट को चुनती है, इसीलिए उनका एक लौता मास्टर सेंट जोसेफिना है।
पास्ट में कई सारे लोग हुआ करते थे जो कि सेंट होने का दावा करते, लेकिन वो सब बस नकली सेंट थे जो कि सेंट होने का पैसा और इज्जत चाहते थे। अंत में उन सब का अंजाम बस एक ही था। नोएल घबराकर पूछती है कि क्या उन सबको मार दिया गया। नोएल गुस्सा होती है, लेकिन क्यों? दूसरा हो या तीसरा, सेंट तो सेंट होता है ना। तुम एक विंग होकर ऐसी बात कैसे कर सकते हो? तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। नोएल को ऐसे रिएक्ट करता देख आर्विन उसे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। नोएल कहती है, एक दूसरा सेंट भी तो एक सेंट ही होता है ना। वो गुस्से में आर्विन को आई हेट यू कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सब याद कर आर्विन सोचता है कि ज़रूर उसके साथ कुछ हुआ है, वरना वो कभी भी अपना लॉयल्टी सेंट को प्लेज नहीं करती। बस 2 दिन पहले तो उसने कहा था कि उसे सेंट से घिन आती है और वो उनके आसपास तक रह नहीं पाती। तभी जोसेफिना कहती है, आर्विन, डेलीगेशन को वापस जेनस ले जाने का काम तुम्हारा है ना? आर्विन कहता है कि हाँ। जोसेफिना कहती है कि कुछ है जो वो चाहती है कि आर्विन रास्ते में करे। वो एक काले बक्से को खोलती है जिसके अंदर एक ग्लास का बॉल होता है, जिसके अंदर भी किसी किस्म का कीड़ा है। आर्विन इसे देखते ही पहचान जाता है। वो पूछता है कि ये तो वैलेनस है ना? जोसेफिना कहती है कि हाँ, ये वही वैलेनस है जिसे आर्विन ने खुद सील करा था। वैलेनोस एक बहुत ही ताकतवर जीव है जो कि रेगिस्तान के झरनों में बसता है और जो भी जानवर उसके करीब जाता है उसे अपने लंबे क्लॉ से जकड़ लेता है। अपने मीटिंग सीजन के अलावा वो कभी भी इंसानों के ऊपर वार नहीं करते, लेकिन कुछ साल पहले वो अचानक इंसानों पर हमला करने लगे। सारे रेगिस्तान की झरनों को बंद करा गया, लेकिन एक वैलेनोस भाग निकला और पास के ही एक गांव में आतंक मचाने लगा। वैलेनोस का शेल काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसे एक आम इंसान की फोर्स से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता। जब कुछ और गांव भी खत्म हो गए, उसके बाद फाइनली आर्विन को उसे सील करने को भेजा गया। आर्विन को कहीं ना कहीं पता है कि जोसेफिना क्या चाहती है। वो घबराते हुए पूछता है, आप आप क्यों मुझे ये दे रही हो? जोसेफिना कहती है, मैं चाहती हूँ कि जैसे ही डेलीगेशन रेगिस्तान के अंदर अपने पैर रखे तुम इसे आज़ाद कर दो। आर्विन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। जोसेफिना आगे कहती है, जब ये डेलीगेशन के ऊपर हमला कर रहा होगा, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साइड के बाकी आदमियों को लेकर भाग जाओ। यही तुम्हारा मिशन है। आर्विन कहता है, लेकिन योर होलीनेस, अगर मैंने इस वैलेनोस को आज़ाद कर दिया तो डेलीगेशन का हर एक इंसान मारा जाएगा। जोसेफिना कहती है कि उसके बारे में आर्विन को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार वो जोसेफिना का विंग है। आर्विन ऐसा नहीं कर सकता। डेलीगेशन खुद से कभी भी वैलेनोस से नहीं लड़ पाएंगे। मासूम लोगों की जान जाएगी। भले ही ये हर होलीनेस का हुक्म है, वो ये नहीं। आर्विन, डोंट टेल मी तुम मेरी हुक्म को नहीं मान रहे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती आर्विन। ये साफ है कि अगर कोई भी विंग उसकी हर एक हुक्म को नहीं मानेगा तो जोसेफिना उसे बिना सोचे मार देगी ताकि एक नया विंग जन्म ले सके जो कि उसका वफादार हो। आर्विन कहता है कि जैसा वो कहेगी वो वैसा ही करेगा। जोसेफिना कहती है कि आर्विन उसका फेवरेट विंग है, लेकिन उसका दिल काफ़ी नाजुक है। आर्विन उसे माफ़ी मांगता है और जोसेफिना कहती है कि कोई बात नहीं, उसे पता है कि आर्विन उसका वफादार विंग है। वो कहती है, तुम नोएल से अलग हो, और हाँ, जब तुम रेगिस्तान में जाओ तो उसे भी अपने साथ ले जाना। हमें उसकी वफादारी का टेस्ट लेना होगा। अगर वो उन लोगों को मारने से मना करती है या फिर वफादार ना होने का कोई साइन दिखाती है तो उसे वही तुरंत मार देना। इस बात के बाद आर्विन वापस जा रहा है। उसका दिल दर्द कर रहा है सेंट को धोखा देने के ख्याल से। क्या नोएल उस प्लान को लेकर मान जाएगी? नहीं, वैसा कभी भी नहीं होगा। जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ वो कभी मासूम लोगों की जान जाने नहीं देगी। अगर इस बारी उसने सेंट की बात नहीं मानी तो मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। तो अब बस एक ही रास्ता बचा है। मुझे हमेशा पता था कि ये दिन ज़रूर आएगा। अब मुझे सेंट जोसेफिना और नोएल के बीच में से किसी एक को चुनना होगा। ये कोई मुश्किल फ़ैसला नहीं है। मैं नोएल को कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता। यानी वो नोएल को इतना ज़्यादा प्यार करता है कि सेंट से भी ऊपर उसके लिए नोएल है, और उसकी चॉइस हमेशा नोएल ही रहेगी। वो सोचता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ये फ़ैसला इतनी जल्दी करना होगा। मैं चाहता था कि ये दिन जितना हो सके बाद में आए। वो वहाँ लगे गॉडेस की मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि ये सब आपके प्लान का ही एक हिस्सा होगा। इसके बाद हम डिट्रेन को देखते हैं जिसे लेटिशिया का भेजा हुआ मैसेज मिल चुका है। लिखा होता है, कुछ बात है जो शादी से पहले मुझे आपको कहना ही होगा। मैं आपसे आज रात मिलना चाहती हूँ। मैं होली पैलेस के पीछे वाले गार्डन में आपका इंतज़ार करूँगी।
वो सारे फूल और पेड़ जो उसे मिलने जाने के रास्ते में थे, वो शाम की हवा में मस्त झूम रहे थे और उन सब के बीच में वहाँ वो खड़ी थी। लेटिशिया मुड़कर कहती है, हेलो योर मैजेस्टी। डिचेन सोचता है कि ये नज़ारा दुनिया के सबसे बढ़िया आर्टिस्ट ने पेंट करा किसी सीन की तरह था। लेटिशिया डिट्रियन से कहती है कि वो उससे कुछ पूछना चाहती है। वो कहती है कि शादी से पहले वो चाहती है डिट्रियन उसे एक वादा करे। डिट्रियन सोचता है कि वो क्या हो सकता है। क्या वो किसी बात को लेकर परेशान है? वो लेटिशिया से पूछता है कि वो क्या है। लेटिशिया कहती है, शादी के 6 महीने बाद मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डिवोर्स दो। डिट्रियन उसकी बात समझ नहीं पाता। लेटिशिया कहती है कि ये एक ज़बरदस्ती की शादी है। उसे कोई वजह नहीं दिखती कि क्यों उन लोगों को एक ऐसे शादी में रह रहना होगा जिसे कि वो दोनों नहीं चाहते। एक अनचाहा शादी? डिट्रियन पूछता है कि क्या वो कह रही है कि वो डिवोर्स करना चाहती है। लेटिशिया अपना सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। तो डिट्रियन को नहीं समझ आता कि हो क्या रहा है। जब उसे लेटिशिया का लेटर मिला था तब उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि वो मुस्कुराएगी, शर्माएगी, थोड़ा ऑकवर्ड होगी, लेकिन उसने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेटिशिया कहती है कि उसे पता है कि डिटेन शादी के पवित्र वादों को कभी नहीं तोड़ेगा। डिटेन सोचता है कि क्या उसे लगता है कि वो वजह है कि मैं क्यों डिवोर्स करना नहीं चाहूँगा। हाँ, किसी वक्त ये बात सच सी होगी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी दुनिया ही पलट गई है। मेरे लिए बस तुम ही मायने रखती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हो। डिट्रियन लेटिशिया को ये सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन लेटिशिया कहती है, इसीलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पर गौर कीजिए। किसी भी रस्म से भी बढ़कर आपके फीलिंग्स मायने रखते हैं। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं, ताकि हम एक दूसरे के लिए एक बोझ ना बने। डिट्रियन का दिल दर्द करता है। यहाँ उसके सामने लेटिशिया उसे कह रही है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसे ऐसा महसूस होता है जैसा कि उसका दिल टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया है। तुम कह रही हो एक बोझ? अच्छा। उसे लगता है कि लेटिशिया के लिए वो शायद बस एक बोझ है। उसे नहीं पता कि लेटिशिया ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि एक तो ये शादी डिट्रियन के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया है, और दूसरी बात तो ये कि 6 महीने में वो वैसे भी मरने ही वाली है। लेटिशिया की बात सुनने के बाद डिट्रियन उसे कहता है कि अगर ये सच में लेटिशिया की ख्वाहिश है तो वो उसे तलाक देने को मान जाएगा। वो पूछता है कि क्या लेटिशिया उसे बस यही बात करना चाहती थी। लेटिशिया कुछ देर हेजिटेट करती है और कहती है कि नहीं, एक और बात है। वो कहती हैं, जैसा कि आपको पता होगा शादी के बाद हमें पहली रात साथ में बिताना होगा। मेरी माँ हमें चेक करने को लोग भेजेंगी। डिटेन सोचता है कि क्योंकि वो एक ऐसे आदमी के साथ रात नहीं बिता पाएगी जिसे वो प्यार नहीं करती, शायद वो कहने वाली है कि हम ऐसा दिखावा करें कि हमने पति पत्नी के बीच पहली रात होने वाला वो काम कर लिया है। लेकिन लेटिशिया कहती है, हमें उसके लिए तैयारियां करना पड़ेगा। डिट्रियन उसे ना घबराने को कहता है। उसके मर्जी के बिना उससे कुछ भी करवाया नहीं जाएगा, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन तभी लेटिशिया उसकी बात को काट देती है। वो कहती है कि नहीं, हमें तैयार रहना होगा। बस वही एक रास्ता है जिससे कि मैं उस रात को काट पाऊंगी। उसका दिल काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और उसके गाल लाल पड़ जाते हैं। वो सोचती है उसे कह दे लेटिशिया, ये डिवोर्स से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने तो ये कहने को खुद से कितनी बारी प्रैक्टिस भी करा है। वो फाइनली कहती है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम पहले से ही प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बाद में वो ज़्यादा आसान होगा। प्रैक्टिस? डिटेन को कुछ भी समझ नहीं आता कि लेटिशिया के कहने का मतलब क्या है। लेटिशिया शर्माते हुए कहती है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मेरे करीब होने की प्रैक्टिस करना चाहिए। ये कहते ही लेटिशिया काफ़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है और वो सोचती है कि शायद उसे ये बात नहीं कहना चाहिए था। उसने ज़रा सा ये इसलिए कहा था क्योंकि वो एक बारी फिर डिट्रियन को छूना चाहती थी। वो दोनों फाइनली एक दूसरे से मिले हैं, तो बस ऐसे तलाक की बात कर छूटने का लेटिशिया का मन नहीं हुआ। अगर वो डिड्रियन को बस छूटने का वादा देकर चली जाए तो उसे इसका ज़रूर पछतावा होगा। वो बस चाहती है कि उन दोनों के बीच कम से कम एक अच्छी याद हो। लेकिन अभी फ़िलहाल उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो वो कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि आपने कभी ये सुना ही नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते तो। लेकिन तभी डिटेन आगे बढ़ता है और कहता है, नहीं, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा।
लेटिशिया को नहीं लगा था कि डिजन उसकी ऐसी सिल्ली रिक्वेस्ट को मान लेगा। डिजन उसके और पास जाकर पूछता है कि क्या वो इसे ठीक है। वो पूछता है, क्या मैं थोड़ा और पास आ सकता हूँ। लेटिशिया कहती है कि हाँ, वो ऐसा कर सकता है। उसकी इजाज़त मिलने पर डिटन लेटिशिया के करीब जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पूछता है, तो फिर अब मैं इसे आगे क्या करूँ? लेटिशिया कुछ कह नहीं पाती क्योंकि उसने इतने आगे तक का सोचा ही नहीं था। उसे कंफ्यूज देख डिटन पूछता है कि क्या वो अपने मन में आया चीज़ कर सकता है। वो कहता है, क्योंकि आपने कहा कि हम मेरे खातिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर क्या मैं वो कर सकता हूँ जो मेरा दिल कह रहा है? लेटिशिया कुछ नहीं कहती, वो बस डिटेन को देखती रह जाती है। डिटेन कहता है कि वो लेटिशिया की खामोशी को हाँ समझता है और फिर उसे खींचकर उसके माथे पर किस करता है। लेटिशिया इससे काफ़ी सरप्राइज होती है। उसे लगा था कि डिटेन उसे किस करेगा। डिटेन सोचता है। वो कहती है तलाक। अगर उसे यही भी चाहिए है तो भी उसके लिए जो मैं फ़ील करता हूँ वो बदला नहीं है। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। क्या बस इस एक बारी मैं लालची नहीं हो सकता? तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुमने ये नहीं कहा कि मैं भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता। उसे याद आता है तब का जब लेटिशिया ने कुछ देर पहले कहा था कि वो चाहती है कि शादी के 6 महीने बाद वो दोनों एक दूसरे को तलाक दे दे। डिटेन नहीं जानता कि वो 6 महीने के बाद ही तलाक क्यों चाहती है, लेकिन उस दौरान वो उसे छोड़ने की तैयारियां कर रही होगी। क्या वो गुस्सा होगी अगर डिटेन ने उसे डिवोर्स करने को मना कर दिया? डिटेन के लिए ये सब अभी मायने नहीं रखता क्योंकि वो किसी भी हाल में लेटिशिया का दिल जीत कर रहेगा ताकि उसे उसको छोड़ने का मन ना हो। वो कहता है, लेटिशिया अपनी आंखें बंद करो। इस पल डिटेन ठान लेता है कि उन 6 महीनों में वो सब चीज़ करेगा। वो बस चाहता है कि लेटिशिया उसे खुद से दूर ना ढकेले। डिटेन इसी पल लेटिशिया को किस करता है। उस रात जेनस के राजमहल में एक छोटी सी अनबन हुई। लोग पूछ रहे हैं, योर मैजेस्टी आप कहाँ जा रही हैं? एक औरत अपनी आंखें मींचते हुए कहती है, वो बच्ची जल्द ही यहाँ आएगी। मैं बगीचे में जाकर उसके लिए कुछ फूल लाना चाहती हूँ उसका स्वागत करने को। उनकी गार्ड कहती है कि काफ़ी रात हो चुकी है और बाहर काफ़ी ठंड है, लेकिन फिर भी वो औरत अपनी बात पर अड़ी रहती है कि वो फूल तोड़ने के बाद ही वापस जाएंगी। नरेशन बताता है कि अपने पति और बेटे दोनों को 7 साल पहले खोने के बाद जेनस की वाइज और बेनेवलेंट रानी एक बच्चों जैसी हालत में चली गई। यानी ये औरत डिट्रेन की माँ है। वो एक फूल तोड़ती है और कहती है ये उस बच्ची के लिए परफेक्ट रहेगा। वो कमज़ोर और मेंटली अनस्टेबल हो गई और हर किसी को उनकी सेहत की फिक्र रहती है। एक गार्ड कहता है, बच्ची? कौन बच्ची? तो दूसरी लड़की कहती है कि शायद वो डिट्रेन की बात कर रही है। आजकल वो काफ़ी ज़्यादा सो रही है। क्या उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ रही है? डॉक्टर ने तो कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनको फिक्र हो रही है। वो लड़का गार्ड कहता है कि क्या तुम भूल गई, हर मैजेस्टी जन्म से ही एक गिलियार्ड है। उनके लिए ज़्यादा सोना तो आम बात है। गिलियाड परिवार को ड्रीमर्स के नाम से भी जाना जाता था। जैसे होली एम्पायर के पास 9 विंग्स है, जेनस में भी 12 फाउंडिंग फैमिलीज थे जो कि जेनस को प्रोटेक्ट करते। गिलियाड्स भी उन 12 परिवारों में से एक है। गिलियाड फैमिली के लोग अपने सपनों में फ्यूचर देख पाते थे और चीज़ों की असली नेचर को परख पाते थे। उनकी मदद से होली एम्पायर तक जेनस की सरहद पार नहीं कर पाते उन पर युद्ध करने को, क्योंकि जो भी उनकी प्लानिंग्स थे वो तो गिलियाड्स के ज़रिए जेनस को पहले ही मालूम पड़ जाता। लेकिन ये सब अब बस अतीत की बातें बन चुकी है। अब गिलियाड परिवार फ्यूचर के सपने नहीं देख पाते। उन गार्ड्स में से जो लड़का है वो कहता है कि कितना अच्छा होता अगर हर मैजेस्टी अभी भी भविष्य के सपने देख पाती। लड़की भी सहमत होती है कि अगर वैसा होता तो उनके राजा को उस औरत से शादी नहीं करनी पड़ती। वो दोनों ये भी बात करते हैं कि क्या उस औरत यानी लेटिशिया के खूनी होने वाली अफवाहें सच होंगी। हो सकता है वो असल में एक अच्छी इंसान हो। दूसरा कहता है कि मैं बस होप करता हूँ कि वो नॉर्मल हो, बस इतना ही काफ़ी होगा। तभी डिट्रियन की माँ पीछे मुड़ उन दोनों को देख लेती है। वो कहती है, अरे बच्ची तुम ऑलरेडी आ चुकी हो यहाँ। वो लड़की उस लड़के को उनकी बातों के साथ जाने को कहती है तो लड़का कहता है, जी मैं अभी अभी आ पहुँची हूँ। राजमाता कहती है, तुम्हारा सफ़र काफ़ी मुश्किल रहा होगा, लेकिन मैंने जैसा सोचा था तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो। तुमने यहाँ आते वक्त बहुत ज़्यादा खाया होगा इसीलिए। गुड जॉब। ऐसा करने से ही तुम ताकतवर होगी, इसीलिए कभी भी अपने मील्स को स्किप मत करना। लड़का भी कह देता है कि अगर आसमान ही गिर पड़े फिर भी वो खाना तो नहीं छोड़ेगा।
ऐसा कहते वक्त वो राजमाता को योर मैजेस्टी कहता है। ये सुन वो कहती है, मुझे वो मत बुलाओ, मुझे माँ बुलाओ। ये सुन वो लड़का काफ़ी हैरान रह जाता है। राजमाता कहती है, क्या ये थोड़ा ज़्यादा हो गया? सबको लगेगा कि मैं सिल्ली हो रही हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि मुझे हमेशा से ही तुम्हारी माँ बनने का मन था। ऐसा कहते वक्त हम देखते हैं कि उनके जहन में लेटिशिया का ख्याल आ रहा है। तुम हमेशा बहुत अकेली दिखती थी, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार वो लड़का तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो इस मामले में बिल्कुल अपने बाप पर गया है। वो गार्ड समझ नहीं पाते कि वो अब किस लड़के की बात कर रही है, लेकिन ये साफ है कि जिस बच्चे की वो बात कर रही है वो लेटिशिया है, और जिस लड़के की बात हो रही है वो डिट्रेन है। लड़की कहती है, योर मैजेस्टी, लंबे सफ़र के बाद मुझे लगता है आपकी बच्ची को आराम की ज़रूरत है। वो लड़का राजमाता को उठाता है और कहता है, माँ, क्या अब हम आपके कमरे में चले? मैं आपको एक कहानी पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। राजमाता अभी भी उसे लेटिशिया समझी हुई है, तो वो कहती है, हे भगवान, तुम तो कितनी स्ट्रांग हो। फिर वो लड़का राजमाता को उनके कमरे में ले जाकर कहानी पढ़ कर सुनाता है। ये कहानी जेनस की फाउंडेशन की कहानी है, जो कि राजमाता की फेवरेट कहानी है। कहानी सुनने के बाद उनको नींद आ चुकी है। ये देख वो लड़का उनको गुड नाइट कहता है और वो अब उनको लोरी गाकर सुनाने लगता है। राजमाता उसे देख सोचती है, मैं अभी उससे अलग नहीं होना चाहती, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। उसकी आवाज़ कितनी प्यारी है, बिल्कुल मेरे सपनों के जैसा। हम देखते हैं कि उस लड़के में अभी राजमाता को लेटिशिया दिख रही है। वो सोचती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उस जैसी लड़की ने मेरे बेटे से शादी की। उसके घने सुनहरे बाल, चमकीली हरी आंखें, उसके गुलाबी होठ, एक भी उसकी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि खूबसूरत नहीं है। जब मैं उसे देखती हूँ तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी लेटिशिया। वापस होली एम्पायर में लेटिशिया अपने तकिए में मुंह छुपा बैठी है। उसका दिल काफ़ी तेज़ हो रखा है और वो खुश है कि वो डिट्रियन को उसके करीब आने को कहने का हिम्मत जुटा पाई। वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसे पता है कि जो भी उन दोनों के बीच हुआ वो हकीकत था, लेकिन वो सच में एक सपने जैसा लग रहा है। डिट्रियन ने उसे बहुत काइंडली ट्रीट करा। उसे तो ऐसा लगा था कि जैसे उसका दिल फट ही जाएगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उनका किस खत्म होने के बाद डिटन लेटिशिया को उसको देखने को कहता है। उनके होठ कई बारी टकराए और फिर एक पल ऐसा आया जब लेटिशिया के पैर काम करना ही बंद हो गए। डिटन उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या ये लेटिशिया के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। उसका ये सवाल सुनने के बाद लेटिशिया काफ़ी शर्मा जाती है और ढंग से बोल तक नहीं पाती। डिटन कहता है कि वो जो चाहे वो कह सकती है। लेटिशिया शर्माते हुए कहती है, मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मैं अच्छे से सोच तक नहीं पा रही। लेटिशिया को ये कहता सुन अब डिड्रियन के गाल शर्म से लाल पड़ जाते हैं। वापस अपने कमरे में आने के बाद लेटिशिया को बहुत ही शर्मा रही है, लेकिन डिड्रियन बहुत ही स्वीट था। वो सोचती है, मुझे नहीं लगा था कि वो वैसे मुझे पहले किस करेंगे। मेरी पिछली ज़िंदगी में तो वैसा कभी कुछ नहीं हुआ था। अब से 6 महीने के अंदर अगर ये एक लौती बारी भी होगा जब हम एक दूसरे को किस करेंगे। आज रात जो हुआ वो एक ऐसी याद बन चुकी है जिसे मैं संभाल कर अपने दिल में रखूँगी। वो याद करती है कि उसकी पिछली ज़िंदगी में वो कभी भी डिड्रियन को अप्रोच नहीं कर पाई। भले ही वो दोनों शादीशुदा थे, वो एक असली कपल नहीं थे। उनकी पहली रात से ही सब कुछ बिगड़ने लग गया था। डिड्रियन की वजह से नहीं, बल्कि लेटिशिया खुद की गलतफहमी की वजह से। पिछली ज़िंदगी में उनके सुहाग रात में डिट्रियन लेटिशिया से कहता है कि वो लेटिशिया के साथ वैसा कुछ भी नहीं करेगा जो कि वो नहीं चाहती हो। वो उसकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करेगा, तो वो चाहता है कि लेटिशिया घबराए ना। लेकिन लेटिशिया सोचती है, ये झूठ बोला है। जिस पल मैं अपना गार्ड कम करूँ वो मेरा फ़ायदा उठाएगा। तभी डिट्रियन उसे समझाते हुए बस थोड़ा सा ही मुड़ता है, लेकिन लेटिशिया के मन में इतना डर बैठ चुका था कि वो डर के मारे ज़ोर से चिल्लाती है और डिट्रियन को उसके करीब ना आने को कहती है। लेटिशिया की चीख सुनते ही तुरंत वहाँ कई पुजारी आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी लेटिशिया को डिसरिस्पेक्ट करने की? देखो वो कितना उदास हो चुकी है। व्हाट अ डिसग्रेस। ये ज़रूर तुम में बह रहा उस घिनौने ड्रैगन का खून होगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि क्यों तुम्हारा राज्य आज तक खड़ा है? तुम्हें तो सेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए उनकी दया के लिए, लेकिन उल्टा ही तुम उनकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हो।
वो पुजारी जिन्होंने डिट्रियन को ये सारी बातें कही थी, उन्होंने एक बारी भी कभी खुद लेटिशिया को कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाया था। भले ही डिट्रियन ने कुछ भी गलत नहीं करा था, वो चुपचाप बैठा रहा जब वो लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे। उस रात के बाद डिट्रियन फिर कभी भी लेटिशिया के करीब नहीं गया। भले ही वो दोनों एक ही बिस्तर में सोते थे, वो हमेशा लेटिशिया से अपनी दूरी बनाए रखता था। फिर ये देख कि वो उसे दूर बैठा है, लेटिशिया के मन में ये ख्याल आ जाता है कि शायद वो लेटिशिया से नफरत करता है। लेटिशिया सोचती है, हमने बस एक बारी ही किस करा था, लेकिन वो भी एक प्रॉपर किस नहीं था। अपनी पिछली ज़िंदगी की ये याद जब लेटिशिया के जहन में आते हैं, तब उसे लगता है कि डिट्रियन उसे नफरत करता है। उसे अब याद आ चुका है, वो मेरी और कॉर्टियस है क्योंकि वो उसका नेचर है। मुझे लगा था कि उसके बिहेवियर में जो बदलाव था उसका कोई मतलब होगा, लेकिन वो बस मेरी खुद की इच्छा थी। लेकिन उसने मुझे बहुत ही जेंटल और स्वीट तरीके से ट्रीट करा। एक पल के लिए मुझे सच में लगने लगा कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे पता है कि वो नामुमकिन है। भले ही उसकी फीलिंग सच्चे नहीं है, मुझे खुशी है कि मैं उसके साथ ये याद बना पाई। काश अगले 6 महीने के हर दिन आज जैसे हो पाते। लेटिशिया कहती है, क्या मैं थोड़ी खुदगर्ज नहीं हो सकती? आखिर में 6 महीने ज़्यादा वक्त तो नहीं है ना? क्या मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हमारी शादी खुशहाल होगी? इन बातों को सोचते सोचते उसकी आंख आंसू से भर आया है। वह कहती है कि उसको नहीं रोना चाहिए। इसमें दुखी होने की क्या बात है? मुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि अपनी बाकी की ज़िंदगी मैं उस इंसान के साथ गुजार पाऊंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। दूसरी सुबह नोएल काफ़ी हैरान होती है जब उसे पता चलता है कि डेलीगेशन को वापस जेनस एस्कॉर्ट करने के लिए उसे चुना गया है। उसे तो यकीन तक नहीं हो रहा। पुजारी बताता है कि हाँ, खुद जोसेफिना ने उसको इस काम के लिए चुना है। नोएल का पूरा चेहरा चमक जाता है। वो सोचती है, मुझे नहीं लगा था कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब जोसेफिना मेरे लिए कुछ अच्छा करेगी। वो खुशी से दौड़ते हुए ये बात लेटिशिया को बताने जाने लगती है। ये बात सुन ज़रूर वो भी काफ़ी खुश होगी। जब लेटिशिया का यहाँ से जाने का दिन नज़दीक आ रहा था, नोएल को ऐसा महसूस होने लगा जैसा उसके दिल में एक बड़ा सा छेद हो। वो उस पिल्ले की तरह हो गई थी जिसको उसके मालिक ने अबैंडन करा हो। वो आर्विन से भी गुस्सा थी क्योंकि उसने लेटिशिया की असली पहचान को नहीं जाना। उस दिन से उन दोनों ने बात तक नहीं करा था। नोएल सोचती है कि वो कैसे उनको नहीं पहचान सकता। भले ही वो उदास थी, वो थोड़ी रिलीव्ड भी थी कि लेटिशिया को जेनस तक एस्कॉर्ट करने को आर्विन चुना गया था, क्योंकि भले ही नोएल एम्पायर में अकेली रह जाती, लेकिन लेटिशिया अकेली तो नहीं होती। नोएल को लगता है कि अगर आर्विन लेटिशिया के साथ कुछ ज़्यादा वक्त बिता पाएगा, तब उसे भी ज़रूर जल्द ही सच दिख जाएगा। ऐसा नोएल सोच रही थी, लेकिन किसको पता था कि वो सब एक साथ जाने वाले हैं। नोएल बहुत ही ज़्यादा खुश है कि वापस जेनस जाने के सफ़र में वो लेटिशिया के पास हो सकेगी। नोएल सोच रही है, लेडी लेटिशिया अभी कहाँ होंगी? शादी कल है तो वो ज़रूर उसकी तैयारी करने में बिज़ी होंगी। आज सुबह रिहर्सल था तो अभी तो वो अपने फिटिंग के बीच में होंगी। इसका मतलब मैं उनको उनके शादी के जोड़े में देख पाऊंगी। नोएल काफ़ी एक्साइटेड होती है और वो लेटिशिया के कमरे के बाहर पहुंच जाती है। वो खुशी से कहती है, मैं अंदर आ रही हूँ, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, उसके सामने एक बहुत ही भयानक नज़ारा होता है। कोई लेटिशिया को मार रहा होता है। वहाँ 3 मेड्स हैं जो कि लेटिशिया को ज़मीन में गिराकर डांट रही है कि वो बात का बतंगड़ बना रही है। उन मेड्स को और भी बहुत सारे काम हैं। ये देख नोएल एकदम फ्रीज़ हो जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ ये क्या हो रहा है। वो मेड ज़ोर से लेटिशिया के हाथों को दबोचती है और कहती है, एक शादी का जोड़ा पहनने में इतना क्या मुश्किल है? नाटक मत करो कि तुम इतनी कमज़ोर हो, उठ जाओ। नोएल को तो यकीन तक नहीं होता। एक बार फिर से उसकी मास्टर के साथ बुरा सलूक हो रहा है, उसके होते हुए भी। आखिर क्यों? तभी वो मेड भी नोएल को देख लेती है। वो उसे ग्रीट कर ही रही थी कि अगले ही पल नोएल अपने पावर का इस्तेमाल कर उसे हवा में उछेल लेती है। वो मेड चिल्लाने लगती है। नोएल बाकी की मेड्स को पूछती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रही है, तो एक दूसरी मेड बताती है कि क्योंकि नोएल बिजी थी, वो लोग इस हरामजादी को सबक सिखाने आए थे। नोएल कहती है, सबक? मेड कहती है, आप अभी इसके ऊपर नज़र रखने का काम कर रही हो ना? हम नहीं चाहती थी कि ऐसी छोटी बात को लेकर आपको परेशानी उठाना पड़े। लेकिन इतना सुनते ही नोएल उन बाकी के 2 मेड्स को भी हवा में उछाल ज़ोर से ज़मीन में पटक देती है।
मेड्स गुस्सा होती है और पूछती है कि नोएल उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। नोएल काफ़ी गुस्से से कहती है कि उसको उसकी औकात पता होनी चाहिए। वेस्टर्न पैलेस की मास्टर को हैंडल करने का काम खुद सेंट ने नोएल को दिया है, तो फिर उनकी हिम्मत कैसे हुई नोएल के काम में अपना टांग अड़ाने की। नोएल को इस रूप में देख मेड्स काफ़ी डर जाती है और डर के मारे उनके आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। जब वो मेड होली पैलेस में काम करती थी तब वो अक्सर 9 विंग्स को देखा करती थी। वो अनजान मिस्टीरियस फर्स्ट विंग के अलावा वो बाकी सब से मिली थी, लेकिन वो जितना उनको ज़्यादा देखती वो सब उतने ही कम इंसान जैसे दिखते। तेनोआ सेकंड विंग अपनी बेरहमी के लिए मशहूर था। आर्विन जो कि थर्ड विंग है उसे उसके रूखेपन के लिए जाना जाता था। उनके पास बस सुपरनैचुरल शक्तियाँ ही नहीं थी, उनकी पर्सनैलिटीज़ भी इंसानों जैसी नहीं लगती थी। लेकिन लेडी नोएल अलग थी, वो बहुत वार्म और फ्रेंडली थी। नोएल के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती और वो पैलेस में काम करने वालों को रेस्पेक्ट से ट्रीट करती। उसने कभी भी विंग होने की अपनी शक्ति को दूसरों पर रौब झाड़ने को इस्तेमाल नहीं करा, इसीलिए उस मेट को कभी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। नोएल उसे काफ़ी गुस्से से देख कहती है, मुझे तुमको एक चेतावनी देने दो। अगली बार जब तुम अपनी हद पार करो तो हो सकता है अगला दिन देखने को तुम जिंदा ही ना रहो। वो मेड्स तो डर के मारे नोएल को आंख मिलाकर देख तक नहीं पाती और चुपचाप उसकी बात मान लेती है। नोएल उन सबको उसकी नज़रों से दूर हटने को कहती है और वो सभी तुरंत वहाँ से चली जाती है। नोएल लेटिशिया को पूछती है कि उसको कहीं कोई चोट तो नहीं पहुंची। लेटिशिया कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। नोएल को नहीं पता कि वो सच बोल रही है या नहीं, वो तो बस हमेशा कह देती है कि वो ठीक है। तभी नोएल को लेटिशिया के हाथ पर कुछ निशान दिखते हैं और वो पूछती है कि वो निशान कैसे है। लेटिशिया कहती है कि लगता है फिटिंग के दौरान उसे गलती से सुई चुभ गई। नोएल समझ जाती है कि उसे इतनी बारीक सुई से चोहा गया है कि वो बस एक एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता, और क्योंकि उसका ड्रेस तो कस्टम मेड था तो फिर उसे बदलने की ज़रूरत ही क्या पड़ती। वो ज़मीन में देखती है कि वहाँ कई सारे पिन्स पड़े हैं। वो समझ जाती है कि उन मेड्स ने जानबूझकर लेटिशिया के साथ ऐसा करा है। नोएल ये देख गुस्सा होती है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई। नोएल लेटिशिया को यही उसका इंतज़ार करने को कहती है, जबकि वो जाकर किसी चीज़ का ध्यान रखेगी। वो कहती है कि वो उन सबको मारने के बाद वापस आएगी। ये सुन लेटिशिया शॉक्ड होती है और कहती है कि नोएल को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ऑलरेडी उनको पनिश कर चुकी है तो इतना काफ़ी होगा। लेकिन नोएल कहती है कि वो काफ़ी नहीं था, आखिर उनके हाथ पैर अभी भी उनके बॉडी में जो है। लेटिशिया कहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें किसी को मारना नहीं चाहिए। नोएल कहती है, आप ऐसा कैसे कह सकती है, जो उन्होंने करा वो कोई छोटी बात नहीं है। आपको चोट पहुंची तो वो एक छोटी बात कैसे हो सकती है। नोएल की आंखों में आंसू भर आए हैं। वो पूछती है कि लेटिशिया कैसे इन बातों को लेकर कुछ नहीं करना चाहती, वो क्यों नोएल को उन्हें पनिश करने नहीं देती। लेटिशिया जाकर नोएल को गले लगाती है। वो कहती है, वो औरतें मेरी माँ के मेड्स है, अगर तुमने उनको मार डाला तो क्या पता तुम्हारे साथ क्या होगा। नोएल कहती है कि ऐसी बातों के लिए वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ेगी। अगर वो कह दे कि उसने वैसा इसलिए करा क्योंकि उन्होंने उसे गुस्सा दिलाया तो फिर कुछ नहीं होगा। बाकी के विंग्स ने तो इससे भी कई बदतर काम किया है। लेटिशिया कहती है, नोएल मैं अपनी माँ के जैसा नहीं बनना चाहती। माँ बिना 2 बार सोचे किसी को भी मार सकती है। जो कोई भी थोड़ा सा भी उनके खिलाफ जाता है उनको तुरंत मौत के घाट उतारा जाता है। हाँ, उनके लिए लोगों को मारने वाले 9 विंग्स होते। इस बात का एक बड़ा सबूत तब है जब उन्होंने मॉन्स्टर वैलेनस को रिहा करने का ऑर्डर दिया था। मेरी माँ मादो एम्पायर को उतना ही ज़्यादा नफरत करती जितना कि वो जेनस को करती है। एक बार मादो की डेलीगेशन के साथ उनका एक छोटा अनबन हो गया और जिस दिन वो लोग वापस अपने घर जाने को रवाना हुए उन्होंने 9 विंग्स में से एक को वैलेनस को आज़ाद करने का ऑर्डर दिया। कई सारे लोग मारे गए और उससे भी ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। वो विंग जिसने वैलेनस को रिहा करा था वो खुद भी काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। लेटिशिया को नहीं पता कि वो सच में गॉडेस के द्वारा चुनी गई सेंट है या नहीं, या फिर नोएल ने क्यों अपनी लॉयल्टी उसको प्लेज करा। लेकिन उसको ये ज़रूर पता है कि अगर उसे होली पावर्स मिलती हैं तो वो उनको कभी भी मासूम लोगों को चोट पहुँचाने को नहीं इस्तेमाल करेगी।
वो नोएल को समझाते हुए कहती है, नोएल, मुझे माफ़ कर दो कि मैं इतनी ज़िद्दी हूँ, लेकिन मैं सच में ठीक हूँ। ये सुन नोएल उसे ग्लेर दिखाती है तो लेटिशिया कहती है, मेरा मतलब मैं ठीक तो नहीं हूँ। हाँ, वैसे ट्रीट होना काफ़ी पेनफुल और अपसेटफुल था, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बातों के लिए सज़ा रीज़नेबल होना चाहिए। तुम ऑलरेडी उनको काफ़ी डरा चुकी हो। ये सुन नोएल गुस्से से और फूल जाती है तो लेटिशिया को नहीं समझ आता कि वो उससे कैसे समझाए। नोएल कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है कि वो काफ़ी नहीं था। लेटिशिया नोएल को शांत करना चाहती है तो वो उसको समझाती रहती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों के इस रिश्ते में लेटिशिया मास्टर नहीं है। एक लंबे दिन के बाद लेटिशिया काफ़ी थक गई है और वो अपने बिस्तर में लेट जाती है। शादी की तैयारियों के लिए उसे यहाँ वहाँ ले जाया गया, लेकिन उसे याद आता है कि कैसे नोएल ने काफ़ी खुश होते हुए कहा था कि वो लेटिशिया को वापस जेनस जाते वक्त एस्कॉर्ट करने वाली है। लेटिशिया भी काफ़ी खुश है कि नोएल उसके साथ जा रही है। नोएल ने कहा था कि वहां जाने के रास्ते में उसे पक्का यकीन है कि आर्विन भी लेटिशिया को पहचान जाएगा। लेटिशिया कहती है कि उसे भी उम्मीद है कि वैसा ही हो। उसने तब नोएल को तो ऐसा कह दिया, लेकिन आर्विन 9 विंग्स में से उसकी माँ का फेवरेट विंग है। वो उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा वफादार है और वो हमेशा अपना बेस्ट देता है जोसेफिना को असिस्ट करने को। लेटिशिया तो सोच तक नहीं सकती कि वो उसकी माँ के अलावा किसी और के साथ वफादार हो पाएगा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लेटिशिया को पहचानता है या नहीं। आर्विन और नोएल इस जन्म में साथ में होंगे और यही लेटिशिया के लिए काफ़ी है। वो उम्मीद करती है कि इस बारी वो दोनों खुश हो। वो कितना अच्छा होता। इस रात लेटिशिया के सपने में उसे एक हादसा दिखा जो कि उसकी पिछली ज़िंदगी में हुआ था। मेड्स बात कर रही थी कि कैसे हर होलीनेस ने आर्विन को हटा दिया क्योंकि नोएल के मरने के बाद वो अपना दिमाग खो बैठा था। लेटिशिया उनकी बात सुन लेती है। उस दिन नोएल उसको बचाने को मरी थी। उसकी ही वजह से आर्विन को भी वैसा अंत मिला। तभी एक मेड कहती है कि वो दोनों लवर्स हुआ करते थे, वैलेनस वाले हादसे तक। जब वो दोनों मादो एम्पायर की डेलीगेशन को वापस एस्कॉर्ट कर रहे थे, तब एक वैलेनस दिखाई दिया था। डेलीगेशन के सभी मारे गए और आर्विन काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हो गया। नोएल अकेली इंसान थी जो बिना किसी चोट के वापस आई थी, लेकिन ये इसलिए था क्योंकि आर्विन ही वो इंसान था जिसने वैलेनस का सील तोड़कर उसको रिहा करा था, तो उसने नोएल को शुरू में ही वहाँ से जाने को कह दिया था। एक मेड गुस्सा होती है कि आर्विन ने नोएल के लिए वैसा करा, लेकिन उसने फिर भी आर्विन से ब्रेकअप कर लिया। दूसरी कहती है कि हाँ, क्यों ना करती, आखिर में आर्विन ने नोएल को धोखे में जो रखा था। इन बातों को याद कर लेटिशिया को याद आ चुका है कि जिस विंग ने मादो डेलीगेशन को एस्कॉर्ट करते समय वैलेनस को छोड़ा था और होली एम्पायर में काफ़ी जख्मी हालत में वापस आया था, वो और कोई नहीं बल्कि आर्विन था। क्या इसका मतलब? लेकिन वो तो इस बार ही जेनस की डेलीगेशन को एस्कॉर्ट करने वाला है, मादो डेलीगेशन को नहीं। अब हालात बदल चुके हैं, लेकिन आखिर क्यों लेटिशिया को काफ़ी बेचैन महसूस हो रहा है। वो सोचती है कि उसे खुद आर्विन से बात करना होगा। रात के इस वक्त वो अपने कमरे में होगा। ये सोच लेटिशिया वहाँ से जाने लगती है। वो सोचती है कि उसकी पिछली ज़िंदगी में वैलेनस वाले हादसे के एक दिन पहले की रात आर्विन होली एम्पायर के कैपिटल के आसपास एंटी मॉन्स्टर बैरियर बनाने में बिजी था, ताकि खुला होने के बाद वैलेनस उन पर ही हमला ना कर पाए। लेकिन आज शादी से पहले की रात है, वो ज़रूर अभी बाहर नहीं होगा। लेटिशिया आर्विन के कमरे तक पहुंचती है। वो वहां का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती है, आर्विन, क्या तुम अंदर हो? मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। लेटिशिया बस उसे पुकारती रह जाती है। कहीं जैसा उसको लग रहा है वैसा तो नहीं है। ये सोच वो और भी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। तभी उसका ब्रेसलेट चमकता है जब वो आर्विन को बुला रही है। जब वो यहाँ है तभी शहर के बाहर सच में बैरियर स्टोन्स लगाए जा रहे हैं, जो कन्फर्म करता है कि वैलेनस को इस बार जेनोस के डेलीगेशन के ऊपर छोड़ा जाएगा, ना कि मादो डेलीगेशन के ऊपर। आर्विन जानता है कि कल कई मासूम लोगों की जानें जाएंगी, लेकिन ये एक अकेला रास्ता है जिससे कि वो नोएल को प्रोटेक्ट कर सकता है। जो भी बुरा काम वो करने जा रहा है, उसका हिसाब वो तब चुकाएगा जब वो उस वैलेनस से लड़ रहा होगा। वो ये भी जानता है कि इस बात के लिए नोएल उसको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। उनका साथ अब जल्द ही खत्म होने वाला है। आर्विन कहता है, ओ डियर गॉडेस, थर्ड विंग होने के नाते मेरी बस एक ही विनती है। आपने मुझे जो पावर ऑफ विंड दिया है, उसे मुझे बुरों के साथ लड़ने की शक्ति दीजिए। जब आर्विन यहाँ अपने पावर से शहर को सील कर रहा है, तभी वो अचानक रुक जाता है। उसे सुनाई देता है कि कोई कह रहा है, आर्विन, आर्विन प्लीज़।
ये आवाज़ उसके आसपास से नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रहा है और कहीं न कहीं हम समझ सकते हैं कि ये लेटिशिया की आवाज़ है जो कि दूसरी तरफ आर्विन को बुला रही है। आर्विन लड़खड़ाने लगता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है। एक गार्ड तुरंत आकर आर्विन से पूछता है कि क्या वो ठीक है, कहीं कुछ हुआ है। आर्विन उसे पूछता है कि क्या उसने अभी वो आवाज़ सुनी। गार्ड कहता है, आवाज़? कैसी आवाज़? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। यहाँ हुए किसी ने भी वो आवाज़ नहीं सुनी होती है। तो आर्विन सोच में पड़ जाता है कि वो कौन हो सकता है। वो खुद से कहता है, नहीं, मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दे सकता। मुझे बैरियर को एक्टिवेट करने में ध्यान देना होगा। लेकिन तभी उसका तलवार भी रिएक्ट करना बंद कर देता है। लेकिन बस यही एक प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि बस उसकी तलवार ही नहीं बल्कि उसके शरीर में भी बिल्कुल ताकत नहीं बची। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि गॉडेस का दिया सारा पावर उसके अंदर में से गायब हो गया हो। तभी उसे वो आवाज़ सुनाई देता है जो कि लेटिशिया के दरवाजे खटखटाने से आ रहा है। वो सोचता है, वो आवाज़, वो फिर से मेरे सर में गूंज रहा है। आखिर ये क्या हो सकता है? ये आवाज़ लेटिशिया के दरवाजे पीटते हुए आर्विन को बुलाने की आवाज़ है। लेटिशिया हार मान दरवाजे के आगे गिर पड़ती है। आर्विन का इस वक्त यहाँ ना होना, वो भी ठीक अब जबकि कल जेनोस की डेलीगेशन रवाना होने वाली है। इसे कन्फर्म होता है कि वैलेनस उनके ही डेलीगेशन पर हमला करने वाला है। लेटिशिया खुद को ये कहकर भी समझाने की कोशिश करती है कि हो सकता है वो बिना बात के परेशान हो रही है, लेकिन फ्यूचर ऑलरेडी कई बारी बदल चुका है। उसके इनोज को बचाने के बाद उसकी माँ सेंट्रल टेंपल में गई, भले ही वो दिन कोई खास दिन नहीं था। उसके बाद नोएल ने अपनी लॉयल्टी उसको प्लेज करा। डिट्रियन का बिहेवियर भी उसकी पिछली ज़िंदगी से अलग है। सब चीज़ अलग तरीके से हो रही है इस बार। और अभी आर्विन और नोएल जेनस के डेलीगेशन को ले जाने को एक साथ चुने भी गए हैं। ये पहले तो नहीं हुआ था। वो खुद को शांत कराती है। उसके पास फ्यूचर की नॉलेज है। अगर सच में वैलेनस को उन पर ही छोड़ा भी जाएगा तो भी अब क्योंकि उसके पास वक्त है, वो पहले से ही कुछ सोच सकती है। उसने एक बारी मॉन्स्टर हंटर से सुना था कि वैलेनस से रेगिस्तान में लड़ना खुदकुशी करने के बराबर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको वैलेनस को पहले ज़मीन में लाना होगा, जिसके बाद उसे हराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। शायद तब डेलीगेशन बच पाए। एकलौता प्रॉब्लम यही है कि वैलेनस को रेगिस्तान से बाहर कैसे निकाला जाए। गॉडेस के होली पावर्स या फिर बहुत हाई लेवल मैजिक के बिना ये नामुमकिन है। आर्विन उल्टा ही वैलेनस की मदद तक कर सकता है। अगर वैसा हुआ तो डेलीगेशन को वैलेनस और एक विंग दोनों से लड़ना पड़ेगा। कई सारे जख्मी होंगे और शायद मारे भी जाएंगे। वैसी सिचुएशन में डिट्रियन जितना सके दूसरों को बचाने को लड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो वो डेफिनेटली लेटिशिया अपने इस ख्याल को पूरा तक नहीं करती। वो सोचती है कि नहीं, वो डिट्रियन को मरने नहीं देगी। फ्यूचर जानने का क्या फ़ायदा अगर वो उसे रोक ना सके तो। अगर वो सच में गॉडेस से चुनी गई है तो वो इससे ज़्यादा कर पाती। वो फिर से अपने ब्रेसलेट को देख कहती है, क्या तुम सच में एक एलिक्सार हो? लेकिन ब्रेसलेट एक बार फिर कुछ भी रिएक्शन नहीं देता, जिसे देख लेटिशिया उदास होती है। वो फिर से पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या मैं गॉडेस से चुनी गई सेंट हूँ? क्या मेरे पास भी मेरी माँ के जैसे पावर्स हैं? लेकिन फिर से कुछ नहीं होता। लेटिशिया उदास तो है, लेकिन वो ये कहकर इस बात को टाल देती है कि उसको पता था। आज भी ये उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं कर रहा। वो अब बस आर्विन के वापस लौटने तक उसके कमरे के बाहर ही इंतज़ार करने का फैसला करती है। उसे आर्विन से बात करनी ही होगी। अब वही उसका आखिरी रास्ता है। उसे याद आता है कि कैसे नोएल ने कहा था कि उसको बिल्कुल भी शक नहीं है कि आर्विन फाइनली लेटिशिया को पहचान जाएगा। लेटिशिया होप करती है कि नोएल की बात सही हो, लेकिन अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो लेटिशिया की बात को सुनेगा। लेटिशिया अब बस होप कर सकती है कि अब कुछ अच्छा हो। एक काफ़ी लंबे वक्त पहले आर्विन ने उसे एक बारी काइंडनेस दिखाया था। वो होप करती है कि आर्विन के अंदर का वो पार्ट लेटिशिया की बात सुने। काफ़ी वक्त बीत जाती है और सुबह होने लगती है। तब लेटिशिया को किसी के कदम सुनाई देते हैं। लेटिशिया और आर्विन फाइनली एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। लेटिशिया कहती है, आर्विन, कुछ है जो मुझे तुमसे पूछना ही होगा। क्या तुम वैलेनस के बारे में कुछ जानते हो? आर्विन झूठ बोलता है कि वो कुछ नहीं जानता। लेटिशिया कहती है, क्या सच में? क्या तुम बस अभी मेरी माँ के कहने पर उनको आज़ाद करने की तैयारियां नहीं कर रहे थे? इस बात को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है आर्विन। मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे थे। तुम शहर के आसपास बैरियर लगा रहे थे ना? क्या मैं गलत बोल रही हूँ?
आर्विन कहता है कि कोई बैरियर नहीं है और वो सच बोल रहा है। आर्विन ने कह दिया है कि कोई बैरियर नहीं है, लेकिन होली एम्पायर से निकलने से पहले क्या उसको वो नहीं सेट करना चाहिए? क्या लेटिशिया इस बारे में पहले से ही गलत थी? वो चाहती है कि वो गलत हो। लेटिशिया कहती है, आर्विन, मैं चाहती हूँ कि तुम और नोएल हमेशा साथ रहो, इसलिए प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करना जिससे कि उसका दिल दुखे। तुम उसे प्यार करते हो, है ना? लेटिशिया समझती है कि वो बस नोएल को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन दूसरे मासूम लोगों की जान को दांव पर लगाना सही रास्ता नहीं है। ऐसा करने से बस उन दोनों को चोट पहुंचेगी, जैसा कि पिछली ज़िंदगी में हुआ था। आर्विन कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है, मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। जब आप यहाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी, तब क्या आपने मेरा नाम पुकारा? लेटिशिया बताती है कि हाँ, वो उसे बात करने को डेस्परेट थी। आर्विन समझ जाता है कि कुछ देर पहले जो आवाज़ उसे सुनाई दी थी, वो ज़रूर लेटिशिया की ही थी। वो लेटिशिया को कुछ देर इंतज़ार करने को कहकर अपने कमरे में चला जाता है। लेटिशिया सोचती है कि क्या वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है? पहले भी एक बार ही ऐसा हो चुका है। कुछ साल पहले की बात है। आर्विन ने लेटिशिया को तब मदद करा था जब जोसेफिना से उसको चोट पहुंची थी। आर्विन ने कहा था कि क्योंकि वो अपनी होली पावर का इस्तेमाल लेटिशिया को हील करने को नहीं कर सकता, वो उसको एक पोशन दे सकता है जिससे कि लेटिशिया को मदद होगा। वो ये भी कहता है कि वो पोशन लेटिशिया को खुद खाना होगा, क्योंकि अगर आर्विन ने ऐसा करा तो उसकी पावर्स के निशान रह जाएंगे। वो ये भी कहता है कि लेटिशिया आधे दिन तक वेस्ट पैलेस से बाहर भी ना जाए, क्योंकि उस पोशन को दूसरे डिटेक्ट कर सकते हैं। वो ये भी चाहता है कि जोसेफिना को ये बात पता ना चले, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो लेटिशिया को और भी ज़्यादा पनिश करेगी। ऐसा कहकर आर्विन लेटिशिया को एक छोटे से बॉटल में पोशन देता है। भले ही वो बस एक बारी था, आर्विन ने उसे काइंडनेस दिखाया। क्योंकि लेटिशिया के आसपास हर कोई उसके खिलाफ था, आर्विन की वो छोटी मदद के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार थी। प्रेजेंट में आर्विन का इंतज़ार करते हुए लेटिशिया सोचती है कि आर्विन ने कभी भी उसके साथ बुरा सलूक नहीं करा, भले ही उसकी माँ ने ही क्यों ना उसको ऑर्डर करा हो। उसे नहीं लगता कि आर्विन वैलेनस के बारे में झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और आर्विन बाहर आता है। वो कहता है, आई एम सॉरी, मैं अपनी होली पावर से आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये पोशन दे सकता हूँ। लेटिशिया कहती है कि क्या सच में? अगर उसने लेटिशिया को वो दिया तो लोगों को पता चल सकता है कि आर्विन ने उसकी मदद की है। आर्विन कहता है, आपकी शादी कल है, यही एक लौता रास्ता है जिससे कि आपके घाव जल्द ही भर सकेंगे। लेटिशिया उसे लेने से हिचकिचाती है, लेकिन आर्विन उसे ना घबराने को कहता है। ये वाला पोशन कोई ट्रेस भी नहीं छोड़ेगा। लेटिशिया उस पोशन को लेते वक्त सोचती है कि आर्विन पास्ट में उसको जैसे ट्रीट करता था, उससे भी ज़्यादा काइंड हो रहा है। क्या ये बस इसलिए है क्योंकि उसकी शादी कल है? लेटिशिया फिर वापस अपने कमरे में चली आती है और भले ही आर्विन का कहा सच है कि कोई बैरियर नहीं बना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैलेनस को उनके डेलीगेशन के ऊपर रिहा नहीं करेगा। यहाँ आने से पहले जब लेटिशिया ने फिर एक बार आर्विन से पूछा था कि क्या उसको वैलेनस के बारे में सच में कुछ नहीं कहना, तो आर्विन ने कहा था कि वो लेटिशिया को अभी बस एक ही बात बता सकता है, और वो ये है कि लेटिशिया को अभी कुछ वक्त तक किसी भी चीज़ के बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेटिशिया सोचती है कि क्या उसका मतलब ये है कि आर्विन का इरादा है कि वो वैलेनस को उनके जनर्स पहुंचने के बाद रिहा करेगा, रास्ते में नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो लेटिशिया के पास अब थोड़ा और वक्त है प्लान तैयार करने को। उसके पास अपनी माँ के जैसे बुरे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की शक्ति तो नहीं है, लेकिन ज़रूर कुछ तो होगा जो कि वो कर सकती है। अंत में वो इस बात का सलूशन ढूंढते हुए पूरी रात जागी रही। सुबह हो गई और आज है लेटिशिया और डिड्रियन की शादी का दिन। मेड्स लेटिशिया को तैयार होने में मदद करने आती है। इन नई मेड्स को देख लेटिशिया काफ़ी हैरान है, क्योंकि ये लोग उसके साथ इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ था। वो सोच ही रही थी कि मेड्स आज उसके साथ ऐसे अच्छे से क्यों पेश आ रही है, कि तभी नोएल वहाँ उन मेड्स को वार्न करती है, जिससे कि पता चलता है कि ये सब नोएल की वजह से हो रहा है। नोएल के वहाँ होने की वजह से तैयारियां काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ती हैं। मेड्स ने लेटिशिया को शादी के लिए तैयार कर लिया है। भले ही लेटिशिया ये जोड़ा पहले भी पहन चुकी है, इस बारी इसे पहनने में कुछ अलग लग रहा है। लेटिशिया ने एक काफ़ी खूबसूरत पिंक गाउन पहना हुआ है और उसकी बालों को भी पिंक कलर के फूलों से सजाया गया है।
नोएल का चेहरा उसे देख चमक उठता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। नोएल सारी मेड्स को वहाँ से भगा देती है, ये कहकर कि हर होलीनेस ने उसे शादी से पहले लेटिशिया को सबक सिखाने को कहा है। सारी मेड्स तुरंत भाग निकलती है। उनके जाते ही नोएल कहती है, माय लेडी, आप बहुत स्टनिंग दिख रही हो, आप बहुत ही खूबसूरत हो, आप पूरे दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। लेटिशिया नोएल को थैंक यू कहती है। इसी वक्त सेंट्रल टेम्पल में हम देखते हैं कि एक प्रोफेसी दिखाई दी है। गॉडेस उनको एक भविष्यवाणी दे रही है। सारे पुजारी ये देख कहते हैं कि हर होलीनेस सेंट जोसेफिना सच में गॉडेस की सबसे पसंदीदा सेंट है। गॉडेस से मिलने वाली ये भविष्यवाणी बस एक ही इंसान इंटरप्रेट कर सकता है और वो है गॉडेस की ही चूजन वन यानी कि जोसेफिना। जोसेफिना उस प्रोफेसी को पढ़ने वहाँ आती है। सारे पुजारी उसे पूछते हैं कि प्रोफेसी में क्या लिखा है। जोसेफिना फिर उस प्रोफेसी को पढ़ने लगती है। लिखा होता है, मेरी एक लौती प्यारी बेटी। इतना पढ़ते ही जोसेफिना खुश होती है। ये ऑब्वियस है कि गॉडेस उसकी बात कर रही है। आखिर अंत में गॉडेस ने फाइनली उसे अपनी बेटी के रूप में अपना लिया है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जोसेफिना तो ऑलरेडी एक सेंट है, तो वो बस अभी क्यों खुश हो रही है कि गॉडेस ने उसको अपनी बेटी के रूप में अपना लिया है। वो आगे बढ़ती है। अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जब सारा दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगा और तुम्हारी पूजा करेगा। भले ही बहुत ही भयानक दुष्ट शक्तियाँ परछाई में छिपकर बैलेंस को बिगाड़ते हैं, उनका अंत नज़दीक है। तुम जिनको प्यार करती हो उनको प्रोटेक्ट कर पाओगी जैसा कि तुम चाहती हो। जोसेफिना ये पर सोचती है, प्रोटेक्ट, इसका क्या मतलब है? वो सोचती है, अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने किसी और की फ़िक्र नहीं की है, लेकिन प्रोफेसी कह रहा है कि मैं किसी को प्रोटेक्ट करूँगी। ये गॉडेस क्या बकवास कर रही है। लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं जैसा चाहूँ वैसे इसको इंटरप्रेट कर सकती हूँ। किसी और को तो आखिर ये समझ आने वाला है नहीं। प्रोफेसी पढ़कर ख़त्म करते ही जोसेफिना पुजारियों की तरफ मुड़कर कहती है, मैंने गॉडेस की भविष्यवाणी को पढ़ लिया है। बुराई का खात्मा नज़दीक है। गॉडेस ने कहा है कि हमें उस बुराई का जड़ ढूंढना होगा और जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे एम्पायर में बुराई लाने वाला। जोसेफिना अपनी बात को पूरा नहीं कर पाती क्योंकि फिर से उसके पीछे से एक तेज़ रोशनी चमकती है। भले ही उसने अपनी बात को पूरा नहीं करा, ये साफ है कि वो कहने वाली थी कि बुराई की जड़ जनस राज्य है। ये रोशनी आई है एक दूसरे प्रोफेसी से। ये देख जोसेफिना खुद ही हैरान हो जाती है। गॉडेस एक ही बारी दो प्रोफेसीज तब देती है जबकि उनका राज्य एक बहुत ही बड़े क्राइसिस में होता है। लेकिन अभी तो होली एम्पायर कई समय से बहुत ही शांति में है। जोसेफिना सोचती है कि जिन भी सेंट्स ने पहले एक ही बारी में दो प्रोफेसीज पाया था वो बाद में एम्पायर के हीरोज़ बन जाते थे और अब फाइनली ये मेरे साथ हो रहा है। वो प्रोफेसी को पढ़ने लगती है। लिखा होता है, ये मैसेज तेरे लिए है, मेरे इस चेतावनी को याद रखना। इतना पढ़ते ही जोसेफिना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो आगे का पढ़ती है, जैसा कि तूने अभी इन पुजारियों को कहा, बुराई का खात्मा नज़दीक है। तू जिसने सबको बेवकूफ़ बनाया है, तुझे अपने किए की सज़ा मिलेगी। तू मेरी बातों को चाहे जितना भी क्यों ना घुमा ले, लेकिन तू होनी को नहीं बदल सकती। वहाँ मौजूद पुजारियों में से एक को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी अद्भुत चीज़ वो खुद अपनी आंखों से देख पा रहा है। वही दूसरा पुजारी थोड़ा घबराया है क्योंकि जोसेफिना ने अचानक प्रोफेसी इंटरप्रेट करना बंद कर दिया है। प्रोफेसी में आगे लिखा होता है, तू वक्त को धोखा नहीं दे सकती। तेरे लिए अंत में बस एक ही चीज़ इंतज़ार कर रही है और वो है सबसे घिनौना मौत। जोसेफिना के तो ये पढ़ होश ही उड़ जाता है। वो ज़मीन में गिर पड़ती है। एक पुजारी तुरंत उसके पास आकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्या प्रोफेसी किसी भयानक बात के ऊपर था। लेकिन जोसेफिना झूठ बोल देती है कि नहीं, वो कुछ अच्छा था। वो पुजारी कंफ्यूज होकर पूछता है कि अगर प्रोफेसी अच्छा था तो। जोसेफिना कहती है कि हमें तैयारियां करनी होंगी क्योंकि बुराई का अंत अब नज़दीक है। पुजारी कहता है, लेकिन योर होलीनेस, ये तो पहले प्रोफेसी ने ही कहा था ना। जोसेफिना कहती है, क्या तू मुझ पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगा रहा है? मैं द चोज़न वन। वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डर गई है और वो काफ़ी गुस्से में भी है। वो अपने हाथ में अपने पावर से आग जलाती है और कहती है, तुझे क्या लगता है मुझे ये सारी ताकत किसने दी? अगर गॉडेस नहीं तो और कौन हो सकता है? उसे ऐसे गुस्से में देख वो पुजारी डर जाता है और वो माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है कि वो उस पर शक नहीं कर रहा था, वो डर के मारे काँप रहा है।
जोसेफिना कहती है, तू चाहता है कि मैं तुझे माफ़ कर दूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली पुजारी होकर एक लौती सेंट को झूठ बोलने का शक करने की? ऐसा कहते हुए वो अपने पावर की फ्लेम से उस पुजारी को स्टैब कर देती है। वो तुरंत वही मर जाता है। जोसेफिना कहती है कि उसका काम यहाँ ख़त्म हो गया है। वो कहती है, बाकी सारे पुजारियों को रास्ते से हटा दो जो कि मेरे खिलाफ जा सकते हैं, और तुरंत मंदिर में लौटने की तैयारियां करो। जैसे ही वो वहां से जाती है, हम देखते हैं कि गार्ड्स उन सभी पुजारियों को मारने आगे बढ़ते हैं। जाते वक्त जोसेफिना सोचती है, क्या इसका मतलब ये है कि अब असली सेंट आ चुकी है? नहीं, ये नामुमकिन है। वो अपने कमरे में जाती है और कहती है कि किसी को भी उसके कमरे के अंदर आने ना दिया जाए। ये सच नहीं हो सकता। एक लौती चूजन वन मैं हूँ। वो एक बक्से को निकाल कहती है, देखो ये अभी भी यही है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कोई कहता है, तो तुम टेम्पररी सेंट हो। कितना पिटिफुल। हम देखते हैं जोसेफिना को जो कि छोटी है और वो रो रही है। उसके साथ एक काले कपड़ों वाला आदमी बात कर रहा है और वो कहता है, गॉडेस इतनी क्रूल कैसे हो सकती है? अगर वो तुम्हारी पावर्स तुमसे वापस ले जाने ही वाली थी तो तुमको वो दिया ही क्यों? वो कैसे एक मासूम 15 साल की लड़की के साथ ऐसा कर सकती है? उस आदमी के हाथ में एक बक्सा है। वो कहता है, क्या तुम असली सेंट नहीं बनना चाहती? अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वैसा कर सकता हूँ। हम साथ मिलकर उस सो कॉल्ड गॉडेस को दिखा सकते हैं कि इंसान क्या कर सकते हैं, और उसके बाद तुम सच में एक लौती सेंट बन सकती हो। जोसेफिना के चेहरे पर कहीं ना कहीं इस पल में उसकी लालच दिखाई देती है, जैसा कि मानो सेंट बनने को वो कुछ भी करने को तैयार है। वो बंदा उस बक्से को जोसेफिना की ओर बढ़ाकर कहता है, इससे हमारे बीच के इस समझौते का सबूत बनाते हैं। जब तक तुम मुझसे किया अपना वादा निभाओगी, मैं अंत तक तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि जोसेफिना गॉडेस से चुनी गई सेंट नहीं है। वो बस एक नकली सेंट है, और शायद अब जो असली सेंट आई है जिसे असल में गॉडेस ने चुना है, वो लेटिशिया है। अभी प्रेजेंट में जोसेफिना उसी बक्से को देख सोचती है कि उसने अभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि मैं अभी भी द चोजन वन हूँ। सीन बदलता है और रेगिस्तान के बीचों बीच हम काले कपड़े पहने हुए एक बच्चे को चल रहा देखते हैं। वो अचानक रुक जाता है और कहता है कि क्या डैनीटा ने अभी। उसके बगल में नीले रोशनी का एक गोला हवा में तैर रहा है। वो गोला कहता है, सिग तुम रुक क्यों गए? क्या हुआ? वो बच्चा जो कि सिग है वो कहता है, मुझे एक प्रोफेसी महसूस हुआ। गोला कहता है कि उनको पहले से ही पता था कि आज प्रोफेसी होने वाली है। तो सिग कहता है कि वो वाला नहीं, एक और प्रोफेसी हुआ है। सिक कहता है, डैम इट, डैनिटा ने 2 प्रोफेसीज भेजी। वो सोच क्या रही है? मैंने उसे कितनी बारी कहा है कि बस चुप रहकर अपनी सेहत को ठीक करने में अपना ध्यान लगाए। गोला कहता है वो फाइनली उतना ताकत जुटा पाई कि एक प्रोफेसी दे सके, लेकिन उस ढोंगी सेंट ने अपने फ़ायदे के लिए जैसे मर्जी वैसे उसको इंटरप्रेट कर डाला। तुमको क्या लगा जब ऐसा होगा तो क्या डैनिटा बस चुपचाप देखती रहेगी? सी कहता है, लेकिन वो ढोंगी तो हमेशा ही वैसी ही थी। डैनिटा को ऐसे इतनी छोटी बात पर अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। गोला कहता है, लेकिन सिग तुम जानते हो ना कि डैनिटा असली सेंट तक पहुंचने की कितनी कोशिश कर रही थी। वो उस हद तक था कि उसने वक्त को तक पीछे कर दिया। इनकी बातों से इतना तो साफ है कि जिस डैनिटा को वो एक दोस्त की तरह बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि होली एम्पायर बनाने वाली गॉडेस, दी गॉडेस खुद है। सिक कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि उसने वो अकेले किया था, यानी वक्त पीछे करने में बस गॉडेस ही नहीं किसी और का भी हाथ था। गोला सिक को फिक्र ना करने को कहता है, बस प्रोफेसीज देने से डैनिटा पर उतना भी बुरा असर नहीं पड़ा होगा। यहाँ नरेशन बताता है कि ये लड़का है सिगमंड, वो काला ड्रैगन जिसने जेनस को बनाया था। वो पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर जीव था जिसकी शक्तियाँ भगवान के बराबर थी, लेकिन अभी वो बच्चों जैसा हो गया है क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़े चमत्कार को करा। दुनिया में बुराई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसको ठीक करने का वक्त आ चुका था। इसके लिए गॉडेस डैनिटा और ड्रैगन सिगमंड ने हाथ मिलाया और वक्त को 3 साल पीछे कर दिया। ऐसा करने में उनको एक इंसान ने मदद करा, हेन्स, मादो एम्पायर का मैजिक टावर का ग्रेटेस्ट मास्टर। उसने भी वक्त को पीछे करने को मदद करा, लेकिन मंत्र को पूरा करने के बाद उसकी सारी मैजिक घट गई और वो एक इंसानी रूप में रहने के भी काबिल नहीं बचा। जब तक उसकी जादुई शक्तियाँ पूरी तरह वापस नहीं आ जाती, उसने फैसला करा धूल का एक कण जैसा बन रहने की। यानी ये जो नीला गोला हमें दिख रहा है वो हेन्स है।
गॉडेस डैनिटा, ड्रैगन सिगमंड और जादूगर हेंस, जिसे कि मैं गोला ही कहने वाली हूँ, ये तीन ही थे जिन्होंने वक्त को पीछे करा, जिसकी वजह से लेटिशिया पास्ट में आ पहुंची है। ये बात भी यहाँ कंफर्म हो जाती है कि लेटिशिया ही असली सेंट है। आज लेटिशिया और डिड्रियन की शादी का दिन है। डिड्रियन पूरा तैयार होकर बैठा है और वो सोच रहा है कि लेटिशिया अभी कहाँ होगी। वो यहाँ वहाँ देखने लगता है इस उम्मीद में कि उसको लेटिशिया कहीं से आती दिख जाए। उसको देख रहा बार्नेस कहता है, हिज मैजेस्टी बहुत एंग्शियस दिख रहे हैं। दूसरा कहता है कि आखिर में उनकी शादी उस मर्डरर के साथ होने वाली है, तो उनका ऐसा दिखना तो लाजमी है। तभी डिड्रियन को रियलाइज़ होता है कि आज उसने सेंट को नहीं देखा। दुल्हन के बगल में उसकी माँ के लिए सीट भी नहीं रखा गया। तभी किसी की आवाज़ आती है, सेंट नहीं आने वाली। डिड्रियन नीचे देखता है तो एक लड़का और लड़की चलते हुए बात कर रहे हैं। लड़की कहती है कि कुछ करा नहीं जा सकता। प्रोफेसिस इंटरप्रेट करने के बाद थकान के मारे वो बेहोश हो गई। लड़का गुस्सा होते हुए कहता है, ये उसका बहाना है हमें खुद यहाँ तक बुलाने के बाद। उन दोनों के पास डिड्रियन रॉयल नाइट्स को देखता है जो कि इंपीरियल फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी ये दोनों जो नीचे दिख रहे हैं वो इंपीरियल फैमिली के लोग हैं। डिड्रियन सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि इंपीरियल फैमिली भी शादी अटेंड करने वाली है। इंपीरियल फैमिली और होली टेम्पल का रिश्ता एक दूसरे से अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो लोग यहाँ तक उनकी शादी में बधाई देने आए हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो हुआ होगा जिससे उनका मन बदल गया। अगर इंपीरियल फैमिली और होली टेम्पल की एक दूसरे से दोस्ती हो गई तो ये जेनस के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मतलब ये बनता है कि फ्यूचर में जेनस को इंपीरियल फैमिली के साथ भी भिड़ना होगा। तभी सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आवाज़ सुनाई देती है। उस पल में लेटिशिया शादी के हॉल में प्रवेश करती है। नीडलेस टू से वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत दिख रही है। उसको देखते ही डिड्रियन का दिमाग तो पूरा खाली पड़ जाता है। डिड्रियन के गाल लाल पड़ चुके हैं और उसकी नज़र लेटिशिया से हट नहीं रही। तभी पुजारी कहते हैं कि अब शादी शुरू होने वाली है और लेटिशिया डिड्रियन की ओर चली आने लगती है। डिड्रियन सोचता है कि खूबसूरत नाम का शब्द भी लेटिशिया को बयां करने को उसके आसपास तक नहीं आता। वो एक वर्क ऑफ आर्ट जैसी है जिसे खुद गॉडेस ने अपने हाथों से बनाया है। उसे यकीन नहीं होता कि वो लेटिशिया जैसी प्यारी इंसान से शादी कर रहा है। जब लेटिशिया आकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है तब भी डिड्रियन की नज़र बस उसी पर है। पुजारी शादी को शुरू करता है। जनस के आदमियों के चेहरे से ये साफ पता चल रहा है कि वो खुश नहीं है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता वो लेटिशिया से अब तक नफरत ही करते हैं और उसे एक खून की प्यासी कातिल समझते हैं। जब पुजारी शादी को आगे बढ़ा रहा है, डिड्रियन सोचता है कि उसको कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसको भरोसा करना चाहिए। वो लेटिशिया को कितना चाहता है और उसे शादी करने को कितना खुश है, ये उसके ख्यालों से साफ पता लग रहा है। पुजारी कहता है कि वो दोनों अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। डिड्रियन लेटिशिया का हाथ लेता है और उसको अंगूठी पहनाता है। अंगूठी पहनाते हुए वो सोचता है कि क्या शादी के बंधन को बांधने को वो लास्ट में एक दूसरे को किस करेंगे। ये सोच उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वो सोचता है कि अगर आज भी उस दिन की तरह वो अपना कंट्रोल खो बैठा तो उसे पता नहीं कि वो खुद को रोक पाएगा या नहीं। वो सोचता है, नहीं, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए। जब डिड्रियन ये सब सोच रहा है, लेटिशिया को लगता है कि डिड्रियन खुश नहीं दिख रहा। उसे लगता है कि शायद डिड्रियन उससे नफरत करता है, लेकिन फिर भी वो आज के दिन का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उस दिन डिड्रियन उसकी और बहुत काइंड था। लेटिशिया चाहती थी कि डिड्रियन उसे पहले के जितना नफरत ना करे, लेकिन लगता है वो पहले से भी ज़्यादा रूखा हो रहा है। जेनस की डेलीगेशन के आदमियों के बीच इनोज भी खड़ा होकर शादी को देख रहा है। वो काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मेरी सेवियर क्यों हिज मैजेस्टी के साथ वहाँ खड़ी है? उसे लगता है कि सेंट की असली बेटी ने शादी करने से मना कर दिया होगा, तो इसीलिए उसके बदले उसकी सेवियर को रखा गया होगा। एक बात तो साफ है कि इनोज पहचान गया है कि लेटिशिया ही वो इंसान थी जिसने उसको उस दिन बचाया था। उसकी सेवियर वही है। शादी खत्म हो जाता है। वो सब कल जेनस वापस जाने वाले हैं, तो वो उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। डिड्रियन खिड़की के पास बैठ घड़ी देख रहा है। दुल्हन के कमरे में जाने को अभी भी 3 घंटे बाकी है। वो सोचता है कि वक्त भी कितना धीरे धीरे जा रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रखा है। लेकिन ये देख रहे आदमी जो है उनको इस बात में भी ये गलतफहमी हो जाती है कि डिड्रियन घबराया हुआ है, क्योंकि उसे उस औरत के साथ रात बिताना होगा जो कि उसको मुश्किल लग रहा होगा।
बार्नेस कहता है, युल्किन क्या हिज मैजेस्टी को दुल्हन के कमरे में जाना ही होगा? युल्किन कहता है, ये किस किस्म का सवाल हुआ? तुम उनकी जगह वहाँ जाकर उसका कत्ल करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? एक बारी के लिए कुछ काम कर लो और हमें पैक करने में मदद करो। काम का नाम सुनते ही बार्नेस कहता है, मेरा पैर जख्मी है। युल्किन कहता है, तुम्हारा पैर पूरी तरह से हील हो चुका है ना? तुम बस दर्द होने का नाटक कर रहे हो। बार्नेस कहता है, हाँ, ये ठीक हो चुका है। क्या तुम देखना चाहोगे? मैं उछल भी सकता हूँ। बार्नेस ने भले ही युल्किन को ऐसा कहा है, लेकिन ये ज़रा सर झूठ है। असल में उसका पैर में दर्द और भी बढ़ता जा रहा है और ठीक होने का नाटक करना उसके लिए मुश्किल बनता जा रहा है। यानी वो ज़ख्मी होने का बस नाटक नहीं कर रहा था, वो असल में ज़ख्मी है, लेकिन वो ठीक होने का नाटक कर रहा है। वो एक जगह बैठ अपने पैर को चेक करता है तो उसका पैर काफ़ी सूजा हुआ और लाल लाल दिखता है। ये कल से ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। उसका पैर तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या कोई दवा खाने से ये ठीक हो जाएगा? बार्नेस जानता है कि होली पावर से इसे आसानी से ठीक करा जा सकता है, लेकिन वो इन हरामी पुजारियों से कभी भी इलाज नहीं लेना चाहता। यही वो हरामजादे हैं जिन्होंने उसके भांजे को मारा था। बार्नेस बताता है कि उसका भांजा बचपन से ही हकलाकर बात करता था। वो कहता है, मामू, मैं होली एम्पायर में नहीं जाना चाहता। क्या मैं बस यही नहीं रह सकता? बार्नेस चिल्लाता है, क्या ये एक ऐसा मौका है जिसे तू मिस नहीं कर सकता भांजे? वहाँ जाने से तुझे ज़रूर फ़ायदा होगा। भले ही वहाँ के कमीने बहुत ही बुरे लोग हैं, लेकिन दवाइयों के मामले में उनकी स्किल्स पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा अच्छी है। बस वहाँ जा ले, ठीक है? जनस के सारे फिजिशियंस कह चुके हैं कि उसके भांजे की हकलाने की बीमारी को ठीक करना मुश्किल है, लेकिन होली पावर्स की मदद से उसे ठीक करना मुमकिन है। उसका भांजा पूछता है कि क्या सच में उसकी बीमारी का इलाज हो सकता है वहाँ? तो बार्नेस कहता है, हाँ, ज़रूर। वो उसकी बात पर भरोसा करे। बार्नेस की बात सुन उसका भांजा वहाँ जाने को मान जाता है। बार्नेस ने ही अपने भांजे को एम्पायर में जाने को ढकेला था और कुछ दिन बाद वो लाश बनकर वापस आया। फिर कहा गया कि उसको लेडी लेटिशिया को गुस्सा दिलाने की सज़ा दी गई है। ये सुन बार्नेस सोचता है, ये लेटिशिया कौन है? मैं उन सबको मार डालना चाहता हूँ। तब बार्नेस होली एम्पायर के एक पुजारी को मारता भी है, लेकिन बाकी आदमी आकर उसको रोक लेते हैं। नहीं, वो खुद ही मर जाना चाहता था। उसने अपने भांजे को जाने को मजबूर करा जब वो खुद नहीं जाना चाहता था। बार्नेस को लगता है कि उसकी जान बार्नेस की ही वजह से गई है। बार्नेस रोता है। वो सोचता है, सिर्फ मैं ही क्यों जिंदा हूँ? बस अगर किसी तरह उसके बदले मैं मर पाता। तभी वहाँ डिट्रन आता है और कहता है, बार्नेस, तुम्हारा भांजा तुम्हारी वजह से नहीं मरा। मेरे भैया भी मुझे बचाने मर गए। मैं तो उनकी अस्थियाँ तक वापस नहीं ला पाया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं था। बिल्कुल उसी तरह तुम भी अपने भांजे की मौत के जिम्मेदार नहीं हो। डिट्रियन ने ये बात तब तक दोहराया जब तक बार्नेस शांत नहीं हो गया। उस हादसे के बाद से बार्नेस को डिट्रियन की और भी ज़्यादा वफादारी महसूस होने लगा। अभी बार्नेस बस अपने भांजे की मौत का बदला लेने से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहता, लेकिन डिट्रियन ने ऑलरेडी मन बना लिया है लेटिशिया को अपनी पत्नी बनाने का। इसीलिए बार्नेस अपना गुस्सा कंट्रोल कर बैठा है। वो डिट्रियन के खातिर लेटिशिया को नहीं मारेगा। उस रात सोने से पहले बार्नेस सोचता है कि वो जानता है एक नाइट के लिए अपने ज़ख्मी पैर को ऐसे इलाज के बिना छोड़ना पागलपन है। शायद लौटने पर उसका एक नाइट के रूप में जो करियर है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा भी है तो भी वो याद करता है कि कैसे डिट्रियन ने अपने घुटने टेक अपना सर झुकाकर इनोज के लिए इलाज की विनती की थी। बार्नेस फिर से डिट्रियन को वैसे नहीं देखना चाहता। बार्नेस को ऑलरेडी बुरा लगता है कि डिड्रियन के पास उस जैसा स्टबर्न नाइट है। वो खुश है कि इनोज ठीक हो गया। अगर उन्होंने उसको भी खो दिया होता तो शायद बार्नेस बस ऐसे चुप नहीं बैठता। बार्नेस सोचता है, इनोज की सेवियर ने सिर्फ उसे ही नहीं बचाया, उन्होंने मुझे और मेरे होश को भी बचाया है। एक मिस्टीरियस औरत जो ठीक तब दिखाई दी जब उनको उसकी ज़रूरत थी और उतनी जल्दी ही गायब भी हो गई। बार्नेस जनस वापस जाने से पहले इनोज की सेवियर को ढूंढ उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। तभी उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। वहाँ इनोज है जो कि बार्नेस को पूछता है कि क्या वो सोने जा रहा है। बार्नेस कहता है कि अभी नहीं। वो इनोज को अंदर आने को कहता है और पूछता है कि क्या हुआ। इनोज कहता है, बार्नेस, मुझे वो मिल गई। बार्नेस पूछता है कौन, तो इनोज खुश होते हुए कहता है, मेरी सेवियर ऑफ कोर्स। बार्नेस ये सुन काफ़ी शॉक्ड है। वो पूछता है क्या? कहाँ है वो? क्या वो ठीक है?
इनोज कहता है कि एकदम बढ़िया है। वो जाकर बार्नेस के कान में कुछ कहता है, फिर अगले ही पल बार्नेस की चौंकी हुई चीख सुनाई देती है, तुम्हारी सेवियर ने हिज मैजेस्टी से शादी की। उधर डिट्रियन दुल्हन के कमरे के बाहर खड़ा है। उसे बस नॉक करना है, लेकिन उसको ये करने में भी नर्वस फील हो रहा है। वो सोचता है, मुझे क्या कहना चाहिए? आई लव यू, तुम इतनी प्यारी हो कि मैं तो पागल सा हो चुका हूँ। नहीं, ये नहीं, व्हाट्स रॉन्ग विद मी। वो यहाँ बाहर बैठ प्रैक्टिस कर रहा है कि अंदर जाकर लेटिशिया से क्या कहे। तुम बहुत नर्वस होगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा जो तुम नहीं चाहती। हाँ, मैं ये कह देता। तभी अंदर से आवाज़ आती है, प्लीज़ अंदर आ जाइए। डिजेन दरवाज़ा खोल अंदर जाते हुए सोचता है कि वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा कि उसने प्रैक्टिस करा है। फिक्र मत कीजिए, मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन वो अचानक रुक जाता है क्योंकि वहाँ चेयर में उसको एक कपड़ों का ढेर दिख जाता है। ये लेटिशिया का शादी का जोड़ा है, यानी कि वो तो अपने कपड़े उतार चुकी है। डिट्रियन तो ये देख बिल्कुल अपनी जगह में फ्रीज हो जाता है। बिस्तर में लेटिशिया बस अपना नाइट गाउन पहन कंबल से खुद को ढकी हुई डिट्रियन को ग्रीट करती है। वो कहती है कि उसने पहले ही अपने कपड़े उतार दिए ताकि डिट्रियन के लिए चीज़ें आसान हो। डिट्रियन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि क्या ये कोई सपना है? क्या वो सपना देख रहा है? ये ज़रूर एक सपना है। हम देखते हैं कुछ वक्त पहले लेटिशिया सोच रही है कि उसे अपने कपड़े खुद उतार डिटेन के लिए चीज़ें आसान कर देना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगी तो डिटेन को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा उसके कपड़े उतारते हुए। और अभी करंट सिचुएशन में डिटेन वहाँ खड़ा लेटिशिया को देख सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। डिट्रियन एक खुशी से भरा शादी चाहता था जहां लेटिशिया को कोई ठंडेपन से नहीं घूरे। और वो नहीं चाहता था कि वो दोनों अपना पहला रात यहाँ बिताए जहां सेंट कभी भी अपने आदमियों को उन पर नज़र रखने को भेज सकती है। लेकिन अभी लेटिशिया को वैसे देख शायद वो सच में पागल हो जाएगा। फिर भी उसके साथ रात बिताना डिट्रियन का फ़र्ज़ है एक राजा होने के नाते। वो सोचता है कि क्या मुझे बस, और ऐसा लग रहा है जैसे वो भी रेडी है। तभी डिट्रियन को वहाँ शराब का स्मेल आता है। लेटिशिया कहती है कि वो थोड़ा नर्वस हो गई तो उसने थोड़ा पी लिया। डिट्रियन भी काफ़ी नर्वस है तो वो भी वहाँ पड़ा बॉटल उठाता है, ये सोचते हुए कि वो भी थोड़ा शराब के बिना ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बॉटल तो पूरा खाली होता है। लेटिशिया बताती है कि एक ग्लास काफ़ी नहीं था तो वो पीती गई और पूरा बॉटल ही खाली कर गई। वो हिचकियाँ करने लगती है और अब उसे देख ऐसा लगता है कि उसको नशा चढ़ा हुआ है। वो डिट्रेन से माफ़ी मांगती है। असल में ये पहली बारी है जब उसने पिया है। ये साफ है कि उसे शराब चढ़ चुका है, लेकिन वो हंसते हुए कहती है, मैं कसम खाती हूँ मुझे नशा नहीं चढ़ा है। डिट्रेन उसे देख सोचता है कि कोई इतना ज़्यादा प्यारा कैसे हो सकता है। लेटिशिया डिटेन को बुला रही है कि तभी जो कंबल उसने ओढ़ रखा था वो फिसल जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर डिटेन उसे पकड़ लेता है और गिरने नहीं देता। वो कहता है कि लेटिशिया को लेट जाना चाहिए। वो मन ही मन सोचता है कि सिचुएशन मेरे लिए जितना मुश्किल है उसे ज़्यादा मुश्किल मत बनाओ। वो लेटिशिया को सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन लेटिशिया कहती है कि वो नहीं सोना चाहती। डिट्रियन को दिख रहा है कि लेटिशिया को बहुत शराब चढ़ा हुआ है। उसे यकीन नहीं होता कि लेटिशिया ने शराब का एक पूरा बॉटल खुद से पी लिया। जोसेफिना जल्द ही अपने आदमियों को भेजेगी तो डिट्रियन को भी तैयार रहना चाहिए। वो अपना बाहर का रोब उतारता है। वो लेटिशिया से जितना हो सके उतना दूर बैठेगा। वो कहता है, लेटिशिया मैं अब यहाँ लेटने वाला हूँ। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन बस कुछ वक्त तक सह लो। सेन के आदमियों के जाने के बाद मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा। वो दोनों चुपचाप बिस्तर के दो तरफ लेट जाते हैं। डिट्रियन लेटिशिया की ओर देख कहता है कि शायद ये काफ़ी दूर हो गया, क्या मैं थोड़ा करीब आ सकता हूँ? तभी लेटिशिया खुद उसके करीब शिफ्ट होती है और अपने सर को डिट्रियन के सीने में रख कहती है, मुझे पता है आप मेरे साथ यहाँ नहीं होना चाहते, लेकिन अगर आप बस कुछ देर और सह ले, जब तक माँ अपने लोगों को नहीं भेजती। डिट्रियन सोचता है, क्या? ऐसा लगता है जैसे उसे लगता है कि मैं यहाँ उसके साथ नहीं होना चाहता। लेटिशिया कहती है, अब बस 6 महीने सह लीजिए, उसके बाद जैसा आप चाहते हो मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी। डिट्रियन उठता है और कहता है, लेटिशिया क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ? तुम्हें वैसा क्यों लगा? लेटिशिया कहती है कि उसे ठंड लगी है और फिर से डिट्रियन की बाहों के अंदर चली जाती है।
डिटेन कहता है, एक मिनट रुको लेटिशिया, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मेरे पास तुम्हें नफरत करने की कोई वजह नहीं है। मैं तुमसे तलाक करना भी नहीं चाहता। लेटिशिया पूछती है कि क्या डिटेन उसे नहीं छोड़ना चाहता। डिटेन कहता है कि हाँ, वो लेटिशिया को नहीं छोड़ना चाहता। लेटिशिया कहती है, झूठे, आप एक बहुत काइंड झूठे हो। डिटेन कहता है कि वो सच कह रहा है। वो ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो काइंड है, वो सच में। तभी लेटिशिया कहती है, मुझे किस कीजिए। अगर आप सच बोल रहे हैं तो मुझे किस करिए। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हो तो फिर मैं आप पर यकीन कर लूँगी। डिटेन सोचता है कि वो आखिर कैसे ही ऐसी टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर पाएगा। वो कहता है, प्लीज़ मेरा यकीन करो, और फिर लेटिशिया को किस करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।